Assalamu alaikum everybody. Thank you for joining and thank you. This is our first session और आज का session hopefully जो है we finish by 6 and we have some activities as well as we will continue and talk on this issue. तो आज के जो हमारा जो मौजू है जो मॉड्यूल 1 है जो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था वो फंडामेंटल्स ऑफ नेगोशिएशन जो हमारे पर समझ लें पहले जो 10 घंटे हैं वो इस पे ही फोकस होंगे. And the objective of course, this course is to get you exposed के negotiation और ये or in other ways you could say एक तौर पे जो है सुलह और reconciliation के जो methodology है इसकी जो है तारीखी हिसाब से कहाँ से शुरू होता है हम वो डिस्कस करेंगे आज. उसके साथ साथ जो इसके बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं बिटवीन व्हाट आर द डिफरेंट पार्टीज उसके अंदर क्या होता है उसके एक दो एक्सरसाइजेस भी हैं हम साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह. एंड उम्मीद है कि आप लोग जो है फुल पार्टिसिपेशन में होंगे तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा. अच्छा इसका जो कि कोर्स ओवरव्यू एंड इंस्ट्रक्शन गोल्स जैसे मैंने कल भी आपको जो है थोड़ा सा उसको आगाह किया था कि वी आर गोइंग टू बी कवरिंग क्वाइट अ फ्यू इश्यूज इन इट पर्टिकुलरली हम इसका जो है हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है और ये पूरे डिसिप्लिन का कहाँ से स्टार्ट हुआ है और उस हवाले से जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स द आइडिया एंड व्हाट्स द एजेंडा फॉर डे. प्राइमरली हमारा फोकस है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये पूरे क्राइसिस नेगोशिएशन के जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये आज तक कहाँ पहुँचा है. तो दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड in the capacity of this course, because to understand where something is at we have to understand where we're going. तो इस कोर्स के अंदर जैसे मैंने आपको पहले कल भी बताया हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से लेके अंडरस्टैंडिंग क्राइसिस इंसिडेंट्स पे जाएंगे. फिर उसके बाद हमारा स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स एंड होपफुली दैट्स व्हाट वी विल स्टार्ट कवरिंग फॉर टुडेज लेक्चर. और ये तीन एरियाज का हम फोकस है इंशाल्लाह. उम्मीद है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग द क्राइसिस इंसिडेंट्स और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स जो हैं डेवलप जो इस्तेमाल होते हैं सिचुएशन में. तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मुख्तलिफ इंसिडेंट्स और सिनारियोज होते हैं और अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे मुख्तलिफ जो है तस्वीरें जो है हमें काफ़ी इंसिडेंट्स जो हैं जो दुनिया में हुए हैं कुछ अमेरिका में हैं कुछ बैरूनी मुल्क में दीगर डिफरेंट एरियाज की तस्वीरें हैं. लेकिन ये ऑफ कोर्स सिचुएशंस इस तरह से हैं कि जो हम भी ऑब्वियसली फेस करते हैं यहाँ पाकिस्तान में. यकीनन आप लोगों ने इसको फेस किया होगा. तो इफ़ यू कैन सी कि इस सिचुएशन में देखें इंसिडेंट टाइप हमारे पहले इसको समझना कि इंसिडेंट ही क्या है. अगर आप पहली तस्वीर को देखें यहाँ पे एक शूटिंग सस्पेक्ट जिसने अपने आप को बैरिकेड किया हुआ है. कोई एक जगह महसूस उसको उनका घर भी हो सकता है किसी और जगह हो सकता है अपने आप को उसने बैरिकेड किया हुआ है और वहाँ पे जो है वो एक शूटिंग और वहाँ से जो है वो फायरिंग कर रहा है. इसके अंदर काफ़ी जो है मशहूर केसेस भी हैं और इंसिडेंट्स भी आप लोग शायद जानते भी हों. एक जैसे फॉर एग्जांपल एक मूविंग व्हीकल के अंदर ही किसी ने अपने आप को बैरिकेड करके जो है वहाँ पे वो कहते हैं एक बहुत मशहूर अमेरिका में एक हुआ था कि उसको वाशिंगटन डीसी शूटर कहते थे. अब वो क्या उसने क्या किया था कि अपने वैन के अंदर अपने आप को बैरिकेड किया हुआ कि वहां से फिर वो फायरिंग करता था लोगों को मारने के लिए. एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस था जिसके अंदर एक आदमी ने अपना आपको कोलोराडो का केस है. इनफैक्ट उसके कुछ अभी 15 से थोड़े से ज़्यादा साल हो गए. 2004 का आई थिंक इंसिडेंट है जिसके अंदर उसने जो है अपने आप को बुलडोजर में जो है फंसा लिया था और बुलडोजर के ऊपर उसने एक जैसे टैंक की शेल जो है डाल दी और उसके अंदर उसने स्लिट बना दिया और वहाँ से जो है वो शूटिंग और जो है बुलडोजर को इस्तेमाल करते हुए कर जा रहा था. सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज समटाइम्स यू हैव अ स्टैटिक जहाँ पे जो है एक लोकेशन है वहाँ से बैरिकेड हुआ है और समटाइम्स व्हीकल में और वो व्हीकल ही मूव हो रही है. तो ये सिचुएशन इस तरह से भी हो सकती है. यहाँ पाकिस्तान में भी इसी तरीके से होते हैं. यूजुअली जो है वो स्टैटिक लोकेशन होता है जहाँ पे जो है एक शूटर ने अपने आप को बैरिकेड किया हुआ है और वहां से वो फायरिंग कर रहा है. तो दैट इज इन इन दैट केस सिनेरियो.
जहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस केस, यहाँ पे हमारे पास भी एक सानिया वाकया हुआ था 2014 में, जिसको एपीएस अटैक के हम याद करते हैं दिसंबर में। और अमेरिका में तो आपको पता है, अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में खबर भी आई है कि टेक्सास में जो है शूटिंग जो हुई है स्कूल में, वहाँ पे तो बहुत आम है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी अब ये स्टार्टिंग हो गई है इसकी। और एपीएस इज़ द मोस्ट ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड फेमस डिजास्टर जहाँ पे ये हुआ है, जिसके अंदर आप लोग भी जानते हैं कि काफ़ी जहाँ बाहक हुए थे। और उसको सिचुएशन, मतलब हमने इसको स्टडी करते हुए जो है सीखना चाहिए कि किस तरीके से स्कूल सिचुएशन को करें, कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, हॉस्टेज सिचुएशन है। तो कोई सिचुएशन के अंदर आपके जो बैरिकेड है, हॉस्टेज भी हो सकते हैं और हॉस्टेज नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, ये तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो सिनारियो है जहाँ पे कोई टेररिस्ट यूनिट ने किसी फॉरेनर को जो है किडनैप कर दिया। ये भी है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर डैनियल पर्ल और मुख्तलिफ जो है इस किस्म के केसेस जो है पाकिस्तानी पुलिस ने भी टैकल किए हैं इन दैट। एंड हाउ डू यू नेगोशिएट विद टेररिस्ट टू सिक्योर जो फॉरेनर है उनके रिलीज। ये सिनारियो जो है इसके ऊपर भी ज़रा हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर है बीच वाली तस्वीर में, और एक औरत बिल्कुल बिल्डिंग के लेज पे आके बैठ गई है। तो बज़ाहिर तौर पे ऑब्वियसली दिस इज ए सुसाइड सिचुएशन, जहाँ पे एक औरत ने अपने आप को डेंजर में डाला हुआ है, और वहाँ से वो अपने छलांग मारने के लिए तैयार कर रही है अपने आप को, और पुलिस ऑफिसर उससे नेगोशिएट कर रहा है कि लेज से आप आ जाएं। और ये इसके भी, और ये इसके अंदर हमने आखिरी मॉड्यूल में इसके ऊपर फोकस किया है। तो अगर हम लास्ट वाला अगर इसको देखें, यू सी ए सिनारियो जहाँ पे जो है ये कुछ लोग तैयार होके जा रहे हैं स्वॉट टीम गियर में, और ये कहीं देखें गांव देहात वाले इलाके में है। तो इस किस्म के सिनारियोज भी होते हैं अमेरिका में। जैसे बहुत एक ख़ास एग्जांपल है वेको इंसिडेंट का 1993 में, जहाँ पे जो है जो एक वहाँ पे मुख्तलिफ चर्चेज और एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस व्यूज़ जो लोग होते थे, वो अलग अपनी कम्युनिटीज़ बनाते थे बाहर, शहरों के बाहर। और वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, और कुछ लोगों के डिस्ट्रेस कॉल्स आए थे वहाँ से, तो उनको आज़ाद करने के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। और वो इस किस्म के सिनारियोज भी हैं। अब इस पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे भी ये इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर आपको याद है सरगोदा में एक मज़ार पे जो है एक गद्दनशी एक पीर का था, आई थिंक चक नंबर 90। वहाँ पे जो है उसने कुछ 27 लोगों को जो है मार दिया था। एक उन्होंने उर्स जो किया था वहाँ पे, कोई मतलब ड्रगिंग भी की गई थी, लंगर खाने के जो फूड था, खाना था, उसके अंदर जो है सब बेहोश भी हो गए, और उसमें जो है उसने फिजिकली उनको मार मार के कहते थे कि जो इस्तेमाल हुआ है कोई हैचेट। अब उस सिनारियो में ये है कि मज़ार की दीवारें भी थीं, लोग वहाँ बाहर थे, पुलिस भी वहाँ गई, और उसने किस तरीके से जो है उनको डिसआर्म करके अंदर गया, और वो जो दो तीन लोग जो इंजर्ड थे, जो बचे हुए थे, उस इंसिडेंट में तो खैर लेट डिस्कवर हुआ। जब कोई बाहर निकल गया था रात के वक्त, तो उन्होंने रिपोर्ट किया, तो फिर पुलिस आई वहाँ पे। तो मतलब इस सिनारियो भी हो सकता है, और वो बिल्कुल एक गांव देहात के इलाके में था, वहाँ पे एक मज़ार था और उसके अंदर ये एक्टिविटी हो रही थी। तो इस किस्म पे भी क्राइसिस इंसिडेंट सिनारियो हो सकते हैं, और जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह हो सकते हैं कि कोई जो है आउटसाइड ऑफ द सिटी भी सिनारियो हो और उसको भी फेस किया जाए। यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि एक तो इस ये इन अदर सिनारियो है जहाँ पे फॉरेनर्स को किडनैप किया हुआ है। ये जो है किडनैपिंग रैंसम वाले भी सिनारियो होते हैं, जिसके अंदर कोई रिलीजियस वो नहीं होता। अगर अगर हम इस सिनारियो को देखें तस्वीर में, तो खैर ऑब्वियसली एक आइडिया होता है, लेकिन आप ये भी समझें कि कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स का उनको एक पॉलिटिकल मोटिव होता है, और फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास पॉलिटिकल मोटिव ही नहीं होता और फाइनेंशियल मोटिव होता है। वो पैसों की खातिर कर रहे हैं। कोई अमीर जो है ख़ानदान के बच्चे को उठाते हुए उनका मकसद ये है कि हम फाइनेंशियल करें। अब ये इंसिडेंट्स को इसलिए समझना है क्योंकि हमें मोटिव समझनी है। मोटिव समझते हुए फिर हम इंसिडेंट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर हमें पता है फॉर एग्जांपल कोई रिलीजियस ग्रुप है जो ये एक्टिविटीज कर रहा है, उस रिलीजियस आइडियोलॉजी को हमें देखना होगा कि इस ग्रुप के क्या किस बेसिस पे ये ग्रुप करती है। फॉर एग्जांपल वी नो सम ग्रुप्स आर वेरी एंटी शिया, तो हमें पता है कि इस अप्रोच के तहत जो है ये ग्रुप इनिशिएट कर रहा है, और इस इंसिडेंट इसमें आता है।
अगर हमें पता है कि ये जो है ऐसी इलाके के कुछ गुंडे हैं जो लोगों को अगवा करते हैं और उनसे फिर पैसे निकालते हैं, तो फिर वो सिनारियो जो है डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज वो मोटिव ही डिफरेंट होता है। तो नेगोशिएशन को समझना कि सिचुएशन ही क्या है बड़ा अहम है। तो अगर हम ये लास्ट सिचुएशन में देखें कि ऑब्वियसली ये जो बैरिकेड का जो सिचुएशन है ये एक जगह नहीं थी, बट सिचुएशन जहाँ पे 3 जगह लोकेशन में ये हुआ है। तो बैरिकेड जो सिचुएशन जो है उससे निकलते हुए कहीं और एक्सपैंड हुआ। इस तरह भी हो सकता है कि वो जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो बैरिकेड से निकलते हुए कहीं और जाए, तो सिचुएशन थोड़ा सा डायनामिक हो जाती है और उसके साथ भी आपको फ्लो में चलना होता है। ऑब्वियसली आपका मकसद ये होता है कि एक की पर्पस नेगोशिएशन का इम्पोर्टेंस है कि आप उसको एक तरीके से जो मखसूस करें, एक एरिया में मखसूस कर रहे हैं, उससे उससे बाहर जाने जो है वो नुकसानदेह होगा ऑब्वियसली टू अदर्स अराउंड यू। तो ये भी एक पर्पस है आपके नेगोशिएशन टैक्टिक में कि आप किसी तरीके से वो सिचुएशन को मेंटेन करें, एक लोकेशन में लिमिट करें जियोग्राफिक लोकेशन को, और वहीं पे उस चीज़ को जो है मुकम्मल तौर पे जो है फिनिश और एंड करें एक अच्छे एंडिंग से। तो दीज आर काइंड ऑफ सम एग्जांपल्स। और अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इंसिडेंट को समझना जो है बड़ा अहम है, क्योंकि आप जैसे मैंने कहा ना कि दोनों सिनारियों में देखें आर्म लोग हैं, वीडियो दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, लेकिन एक का मोटिव क्या है रिलीजियस, दूसरा का मोटिव है फाइनेंशियल। अब इसके अंदर जो है हमें समझना है कि उसका क्या है। सुसाइड का भी जब हम सिचुएशन देखते हैं हर एक जगह सुसाइड नहीं है। सुसाइड के अंदर कभी ये भी होता है कि कोई किसी को ताने 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 देख के फिर वो आखिर में कहते हैं मैं अपने आप को मार दूं। कोई इस तरह से सिचुएशन होता है, आप लोगों को याद है कि एक माँ और उसके अपने बच्चे जो है वो एक ब्रिज से जो है अपने आप, बच्चों को भी फेंक दिया और अपने आप को भी फेंक दिया। वो इसलिए था क्योंकि वो एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस के वो में कि बच्चों को मैं किस तरह खिलाऊं, राइट। तो अब वो सिनारियो देखें क्या है और ये सिनारियो क्या है। अब ये जब इंसिडेंट को हम समझेंगे और सुनेंगे, पर्टिकुलरली सुसाइड के विक्टिम्स की बात समझना और सुनना, ताकि उनका जो इशू है उसको आप एड्रेस करें और उस चीज को केटर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये औरत थी और अपने ब्रिज में जो है बच्चों के साथ वहाँ है और अपने आप को वहां से छलांग लेना चाह रही है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को खिलाना, अब वो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होगी कि एक लड़की जो है वो लज पे आई हुई है, वो कह रही है कि मेरी तो शादी जो है किसी से करनी थी और वो उसने वहाँ कर दी, और डिप्रेशन का एक और है। तीसरी कुछ और हो सकती है कि डिप्रेशन और ड्रग्स का इस्तेमाल है। तो उसके अंदर जो है आपका अप्रोच जो है फिर चेंज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इंसिडेंट को समझें, ताकि एज ए नेगोशिएटर आपको पता हो कि मुझे किस तरीके से इस वाले केस को हैंडल करना है। अगर हम इसको देख सकते हैं कि देखिए टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स, जहाँ पे हमारा जो है इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए आपके रैशनल, कोई जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस इंसिडेंट के अंदर कोई रैशनल है, कोई वजूहात है, कोई एक सोच है, फिर जैसे मैंने मेंशन किया किसी के रिलीजियस बिलीफ है, किसी की फाइनेंशियल उसके अंदर का वो गेन है। देखिए एक कोई मकसद है उसके अंदर, कोई नेसेसरी इमोशनल एलिमेंट्स नहीं है, वो एक बिल्कुल रैशनैलिटी के साथ जो है वो चल रहे हैं कि भाई अगर इसको अगवा करेंगे तो इनके जो है फैमिली से हम इतने पैसे मिलेंगे और फिर हमारा काम होगा। तो एक रैशनल सोच है उसकी। रैशनल का माने ये नहीं है कि जो है वो कोई अच्छी रैशनल सोच है, वो है कि अपना उनका एक कोई इमोशन से नहीं सोच रहे, वो अपना दिमाग चला के जो है बेशक गलत काम है और गलत रीजनिंग है, लेकिन रीजनिंग है। तो ये डिफरेंट होता है जहाँ पे एक्सप्रेसिव। अब एक्सप्रेसिव इंसिडेंट में वो होता है कि वो जो है कोई इमोशनल फैक्टर है वहाँ पे, ठीक है। इमोशनल फैक्टर में जो है किसी को आप जो है 10 साल से तपा 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 के एक दिन से वो एक्सप्लोड होता है, ठीक है, वो एक इमोशनल रिएक्शन होता है। डिप्रेशन इमोशनल रिएक्शन, राइट। तो ये इस किस्म की वो चीज़ें होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट्स में जो है वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनका अगेन कोई मकसद होता है, कोई अचीव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइसिस को ले लें, उनको एक उन बज़ाहिर उनके जो कॉल है कि वो एक इस्लामी रियासत जो है कायम करना चाह रही है अपनी इंटरप्रिटेशन के तहत, और जो उसके खिलाफ है वो उनके खिलाफ लड़ेंगे और करेंगे इस किस्म के इंसिडेंट्स। तो उनका एक गोल है। अब वो गोल को टैकल करना है आपको।
कि भाई ये इस्लाम नहीं है, और इस तरीके से, और नेगोशिएशन में फिर आप इस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे। जहाँ पे आपके पास कोई क्लियर गोल ही नहीं है, ये एक्सप्रेसिव कैटेगरी में मैं इसको काउंटर कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस। यहाँ पे कोई क्लियर गोल ही नहीं है, ये बस आप इमोशनल स्टेट में आ गए और इमोशनल स्टेट में आप रिएक्ट कर रहे हो। उसको आपको जो है डी इमोशनलाइज करना है, इन द सेंस यू हैव टू calm him down, calm her down, to make her realize the rationality कि भाई अब आप क्या करने जा रही हैं और क्या करने जा रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ से आप छलांग मारेंगे, कोई मामला हल तो नहीं होगा। बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, आपके बच्चे हैं, बहन, दीज टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस विल कम टू बिल्ड रैशनैलिटी। देखिए, आप चाह रहे हैं कि सुसाइड विक्टिम के साथ आपकी एक रैशनल रिपोर्ट बने, ताकि उनको भी आप रीजनिंग की तरफ लेके आए और समझाएं। तो यहाँ पे एक्सप्रेसिव नेशन में थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना, आपको साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल करने होते हैं उनको समझाने के। जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटल में अगेन हम जाते हैं, यहाँ पे इनके पास कोई सब्सटैंशियल डिमांड आता है। भाई हमने इसको अगवा किया, हमें 10 लाख रुपए चाहिए और हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए, एक्स वाई जेड, 3 दिन में इसमें अनमार्क्ड बिल्स में एक्स वाई जेड आप गोल्ड में अदा कर दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब्सटैंशियल डिमांड मतलब क्लियर डिमांड होता है, उनको ये चीजें चाहिए, और वो चीजें जो है बहुत क्लियर होती हैं। जहाँ पे एक्सप्रेसिव में सिनारियो में होता है, वहां पे कोई सब्सटैंशियल डिमांड ही नहीं होता, उसके अंदर बस एक इमोशनल रिएक्शन हो रहा है, तो कोई डिमांड नहीं है। और इस तरह से क्या होता है कि मुझे ये भी चाहिए, आप कहेंगे ये क्यों चाहिए, तो सेंस मेक ही नहीं कर रहा क्योंकि गोल ही सेट नहीं है। वो ऐसी ही आपको कभी कुछ चीजें जो है उस सिनारियो में आपको जो है वो करना चाहता है, एंड कभी वो चीजें आप इंटरटेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है इधर हार्मलेस। सो फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है मेरे आप देखिए, जो बंदा इमोशनल में होता है वो कहता है मेरा मूड हो रहा है कि मुझे पिज्जा खाना है। मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनारियो में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ इस तरीके से है, तो ऑब्वियसली एज ए नेगोशिएटर आपको पता है कि यार ठीक है, इसके एक ये वो है कि वो पिज्जा खाना चाह रहा है, इसके अरेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको उसको इस्तेमाल करेंगे अपने लिए कुछ चीज़ हासिल करना। अब उसमें हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स में, लेकिन मेरा मकसद ये आपको इसलिए बताना है कि सब्सटैंटिव डिमांड्स कभी नहीं होते। इसके अंदर कभी भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि ठीक है ये, और ठीक है ये, अच्छा मेरे इनसे बात करा दें फोन पे, और इसको फिर आपको हर डिमांड को इन टो लेना पड़ेगा कि भाई ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके क्या रिस्क्स हैं, और उस हिसाब से आपको लेना होता है। जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल होता है वो बड़े पक्के एक चीज पे होते हैं कि भाई ये चीज हमें चाहिए, राइट, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंटल इंसिडेंट वर्सेस एन एक्सप्रेसिव इंसिडेंट। ठीक है, और इसका लास्ट जो है आपका जो है, ऑफ्टन नो प्रायर रिलेशनशिप बिटवीन द हॉस्टेज टेकर एंड द हॉस्टेज। अब फॉर एग्जांपल अगर हॉस्टेज सिनारियो में ये है कि यूजली कोई ऐसे नहीं है कि मेरे पास कोई एक रिश्ता था, जैसे हॉस्टेज और हॉस्टेज टेकर के दरमियान अगर कोई रिश्ता है, तो फिर आपको फिर एक सवाल उठता है कि इनके दरमियान कोई मसला तो नहीं है, इनके दरमियान कुछ मसला जो इधर ट्रिगर करके जो है यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो फिर वो सवाल होता है। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस में ऑलमोस्ट हॉस्टेज टेकर और हॉस्टेज के दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं होता, रैंडम होता है। ठीक है, रैंडम इस लिहाज से, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कोई अमीर बच्चा, अमीर बेटे का किसी ने वो अगवा कर लिया, भाई उनका कोई, उनके साथ कोई लेन देन वैसे तो नहीं है, और उनके साथ कोई फड्डा नहीं है, उन्होंने बस इस तरह से सोचा कि भाई इससे हमें पैसे हासिल होंगे। क्या रैंडम जो है वो उस तरह से जो है वो हॉस्टेज उठा लेते हैं, रास्ते में बैंक रॉबरी चल रही है तो चलो हॉस्टेज उठा लिए रास्ते से। तो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल सिनारियो में आपको ये नजर आएंगे। कभी इस तरह होता है कि इंस्ट्रूमेंटल सिनेरियो में कुछ लोग पहले से अपने आप को जानते हों, लेकिन कोई ऐसी इमोशनल रिलेशनशिप ना हो। तो फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक घर में काम कर रहा है, रेकी कर रहा है, और वो काम इसलिए ही कर रहा है ताकि वो रेकी करे, तो ऑब्वियसली कोई एक रिश्ता है वहां पे, कोई एक सर्वेंट काम कर रहा है, कोई माली काम कर रहा है, तो वहां पे तो बज़ाहिर तौर पे तो हमें लगेगा कोई रिश्ता है, लेकिन शायद उसके पीछे कोई रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है, वो शायद बस जॉब उसने इसलिए ली ताकि वो रेकी करे। तो वो इंस्ट्रूमेंटल में ही आएगा, इसका मतलब नहीं है वो एक्सप्रेसिव में आएगा कि कोई जानता है। जहाँ पे एक्सप्रेसिव के सिनारियो में आपको कभी सूडो हॉस्टेज सिचुएशन नजर आ जाएंगी। सूडो हॉस्टेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल, बेगम को किसी और के साथ देख लिया तो बंदा थोड़ा सा वो हो गया, घर में उसको बंदूक लगा के बस वो कह रहा है मैं तो उसको भी मारूंगा और अपने आप को भी मारूंगा। अब आपको पता है रिश्ता है बिटवीन द हॉस्टेज टेकर एंड द हॉस्टेज, यहाँ पे ज्यादा आप इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, तो फिर ये एक्सप्रेसिव की तरफ लीन करता है। और ये होमिसाइड सुसाइड सिचुएशन में भी आप नजर आते हैं, जैसे मैं इसको भी मारूंगा अपने आप को भी मारूंगा।
दूसरे दिन मैं पढ़ ही रहा था इसी कोर्स के अंदर, ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आप लोग शायद सब जानते हो जो मशहूर जो ब्रांड है वर्साची। वर्साची का जो फाउंडर था जियोवानी, जियोवानी का जो है वो जियानी, सॉरी जियानी का जो मर्डर हुआ था, दैट वाज एन एक्सप्रेसिव सिनारियो। उसके घर के सामने आके किसी ने उसको आइडेंटिफाई करते हुए जो पहले से इसके साथ रिश्ता था, और उसको फिर उसके डोर स्टेप पे ही उसको मर्डर किया। अब वो असल में सिनारियो इस किस्म का था, they had some sort of relationship, असल में जियानी had some homosexual relationship with him। वो भी थोड़ा सा जो है वो उसकी फैमिली हाइड करती है, लेकिन ऑब्वियसली एविडेंस इंडिकेट्स के कुछ था, क्योंकि इस बंदे के साथ ये फेमस उसके अंदर कैलिफोर्निया जहाँ ये रहते थे, और वहाँ उसके जो क्लब्स जाता था वो होमोसेक्सुअल क्लब्स थे, और फिर वहाँ पे इसका काफ़ी लेन देन और काफ़ी लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट था दूसरे मर्दों के साथ, और जियानी के साथ भी इसका एक कुछ कर से चला। अब वो ऑब्वियसली एविडेंस तो नहीं था, लेकिन लॉजिकल कंक्लूजन कम्स टू द पॉइंट, इस बंदे ने वहां आके उसका मोटिव क्या था, बिल्कुल फ्लोरिडा में आके उसके घर के सामने रेकी करते हुए उसको वहां मारा। तो आपको फिर पता है इसके पीछे कोई स्टोरी है, एक मोटिव है, एंड दैट्स व्हेन वी कम टू एनालाइजिंग दैट। सो दीस आर द टू टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा इसका क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसमें एक और टाइप्स ऑफ मोटिव्स इसमें जाते हैं, और फिर मैं वापस वो पिक्चर्स की तरफ जाऊंगा, और फिर आप लोगों से पूछूंगा कौन सा है इंस्ट्रूमेंटल और कौन सा एक्सप्रेसिव। तो इंस्ट्रूमेंटल के टाइप्स ऑफ मोटिव्स अगर हम सोचें क्या है, किडनैप फॉर रैंसम, जैसे मैंने ये काफी मिसाल दे चुका हूँ। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल मोटिव्स, ठीक है। आप जैसे ये होता है कि आपने जैसे तालिबान का भी एक किस्म का एक सिनारियो हुआ था कि उन्होंने कुछ लोगों को ले लिया था, उन्होंने कहा हम हमारे बंदे छोड़ेंगे तो हम आपके बंदे भी छोड़ देंगे, ठीक है, ये भी एक सिनारियो होता है। और दूसरी भी कभी कभी दूसरे कंसेशंस भी होते हैं। अगर आपको याद है कुछ इस तरीके से कुछ इस तरह भी वाकया हुए थे, जिन्होंने कहा था कि भाई आप हमने एक मुझे याद है तालिबान ने अफगानिस्तान में उनका एक सोल्जर था उसको ले लिया था, और उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है हमारी बहन डॉक्टर आफिया है, उसको भी आप छोड़, उसको छोड़ दें तो फिर इस बेसिस पे होगा। फिर वो बात जो है वहां नहीं बनी। अगेन उसमें क्या है कि पॉलिटिकल मोटिव्स है, ठीक है। पॉलिटिकल मोटिव्स के अंदर वी कैन सी इंस्ट्रूमेंटल में आता है। दूसरा ये है प्रिजन एस्केप अटेम्प्ट। आप जेल यहाँ पे जो है जो जेल राइट्स होते हैं, जेल राइट्स के जो फिर रिएक्शन होता है। दूसरा भी है, आपको पता है यहाँ पे कराची में बहुत एक फेमस इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंदर जो है कराची जेल में जो है, अब जो कराची जेल के अंदर पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया था उसके बाद, जो तालिबान प्रिजनर्स का ब्रेकआउट हुआ था कुछ साल पहले, इफ यू रिमेम्बर दैट इंसिडेंट, बहुत बहुत फेमस। तो ये इंस्ट्रूमेंटल मतलब एक पर्टिकुलर मोटिव है उनको अकॉम्प्लिश करना है। जहाँ एक्सप्रेसिव में आते हैं, आपको जो है इस किस्म का मोटिव इस तरह से नहीं होता, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं ज़्यादा। सो फॉर एग्जांपल आपके विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। इंग्लिश लॉ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं बैटर्ड वुमन सिंड्रोम। बैटर्ड वुमेन सिंड्रोम का इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल उन्होंने कोर्ट्स ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि एक औरत को आप जो है 10 साल हर दिन मार खा खा के एक दिन वो अपने हस्बैंड को मतलब गोली से मार देती है, उसको गोली खिलाती है, फिर उसको 100 हिस्सों में करके जो है, फिर हमें बड़ा अजीब लगता है कि और औरत ने इस किस्म का रिएक्शन क्यों किया। क्योंकि अगर वो 10 साल 15 साल से जो है बीटिंग डोमेस्टिक वायलेंस गुजरते हुए, एक इमोशनल रिएक्शन होता है कि कभी इमीडिएट भी होता है, एक ही इंसिडेंट हो उसका एक इमोशनल रिएक्शन हो कि भाई किस तरह से ये हो सकता था, उसका फिर एक रिएक्शन होता है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर स्टोरीज जहाँ पे जो है औरत पहली बार रेजिस्ट करती है तो मर्द क्रेजी हो जाता है, और फिर उसके औरत के साथ वो इस सिनेरियो में एक्सप्रेसिव में आ जाता है। बैरिकेडेड क्रिमिनल्स जनरली जो है एक्सप्रेसिव इमोशनल में होते हैं। देखिए बैरिकेडेड की ये मतलब है कि मैं बस अपने आप को बंद किया हुआ है और मुझे पता है कि यही मेरे खत्म है। तो आप जो है डू और डाई सिचुएशन में, और जहाँ डू और डाई सिचुएशन में आप एक बंदे को देख लेते हैं ना, वो डेफिनेटली उसके अंदर इमोशनल फैक्टर है। तो आप बैरिकेडेड सिनेरियो में ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सप्रेसिव होगा ना। कभी इस सिनेरियो में ये होता है कि एक्सप्रेसिव बैरिकेडेड क्रिमिनल्स का भी कोई एक बड़ा चौड़ा कोई एक इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एक बड़े उस सिनारियो में। लेकिन इसको जो है केस टू केस हमें देखना होता है। जनरली स्पीकिंग जो बैरिकेडेड का मतलब क्या है, जब आप अपने आप को एक जगह में बंद करते हैं, वहां पे आपने स्लिट्स बनाए हुए कि मैं यहाँ से मैं बंदूक फायर करूंगा, मैंने इतने जो है ग्रेनेड जमा कर दिया है,
और जब अगर ये आपको पता है एक बुलेट्स तो नहीं चलेंगे, बुलेट्स भी खत्म हो जाएंगे, फिर आखिर में आपको क्या करना पड़ेगा? आप सरेंडर करेंगे? नहीं, the banda who barricades himself generally is head towards a scenario के do or die. So it is an emotional place. Domestic violence भी, workplace violence, someone faces workplace violence, उसके result के अंदर जो है वो kidnapping कर लें, क्या उसके अंदर कोई इसका कोई reaction हो, hostage taking कर लें, attempted suicide, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो attempted suicide है, जो आखिरी हमारा मॉड्यूल है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर भी सिनारियोज आपके साथ शेयर करते हुए एक्सरसाइज भी करेंगे। उसके अंदर जो है ऑब्वियसली सुसाइड बाय जो कॉप, बाय द पुलिस, बाय देमसेल्व्स, जो आजकल एक अनफॉर्चुनेट सिनारियो बन रहा है। जैसे मैंने कहा सिंध में भी है, हमारे 2-3 केसेस इस तरह हो गए पुलिस रिसेंटली, एंड सो दिस इज बिकम अ सीरियस इशू। एक्सप्रेसिव में ऑल्सो मेंटल इलनेस का भी ऑब्वियसली एक फैक्टर आता है कि मेंटल इलनेस के जो मेंटली इल होते हैं वो थोड़ा सा इमोशनल और एक्सप्रेसिव एलिमेंट में आते हैं। एंड ऑफ कोर्स अनरूली क्राउड्स एंड प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। अब आपको पता है कि जो है जज्बाती लोग जो है इकट्ठे हुए, जमा हुए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो रिसेंटली जो ये टीएलपी के धरने थे, ऑब्वियसली उसके अंदर एक रिलीजियस जज्बात थी, ठीक है, और वो फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। इनफैक्ट नॉर्थ कराची के अंदर जो है मुझे याद है कि एक दफ़ा एक धरना हो रहा था, एंड उसके दरमियान जो है वहाँ पे एक शिया का भी एक काफिला जा रहा था, शिया बरादरी का, और उसके अंदर उनका काफ़ी इंटरसेक्शनल जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वहाँ पे पुलिस भी इंगेज थी, वो सिचुएशन को संभाल रही थी, और वो जो है डाइवर्ट कर रहे थे हर अलग अलग एरियाज में, ताकि जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिफ्यूज हो। तो उसके अंदर आपको पता है अनरूली कार थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, एंड पॉलिटिकली भी ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंटल भी मौका हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होके फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटल एक्सप्रेसिव बन सकता है। तो ये चीज़ भी याद रखें कि कभी एक सिचुएशन जो है आप उसको समझ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल है, आखिर में जाके सिनेरियो चेंज होते हुए एक्सप्रेसिव बन सकता है, और एक्सप्रेसिव भी चेंज होते हुए नेगोशिएशन के दरमियान इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि सिचुएशन आपके सामने है क्या। तो अगर मैं वापस इन तस्वीरों पे जाऊं और आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, हर एक एक का, ये जो हमारे सामने जो है 7 तस्वीरें हैं, इसके अंदर आप मुझे बताएं कौन सा इंस्ट्रूमेंटल है और कौन सा एक्सप्रेसिव है। तो लेट्स गो डाउन द लिस्ट। हु डू वी हैव दस हियर? इखलाक अहमद साहब, मैं जरा आपको जरा टैग करूंगा पहले। आप मुझे बताएं ये जो पहला जो कोने पे है, यहाँ पे ये वाला, ये एक्सप्रेसिव है कि इंस्ट्रूमेंटल सिनारियो है? ऑन होल्ड हो गए आप, असल में माइक ऑन करना है, आई थिंक आप गलती से वो ऑन होल्ड चले गए। इखलाक अहमद साहब, हाँ। अच्छा, अब ये अरशद इलाही साहब अगर आप हैं तो आप जरा इसको पहले मैं आपको जरा एंगेज करना चाहूँ। अरशद इलाही साहब, आप मुझे बता सकते हैं ये जो तस्वीर में, अब हमने इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव का जो है आपको समझा दिया, अब ये शूटिंग सस्पेक्ट दैट इज बैरिकेडेड, ये क्या होगा? ये एक्सप्रेसिव होगा कि ये इंस्ट्रूमेंटल होगा? अरशद साहब, आई थिंक, जी जी मैं सुन रहा हूँ, आई थिंक ये इंस्ट्रूमेंटल है ये सिनेरियो। अच्छा, आप क्यों समझते हैं इंस्ट्रूमेंटल है? आप मुझे इसकी अपनी आर्ग्यूमेंट बताएं कि आपके जहन में ये इंस्ट्रूमेंटल क्यों लग रहा है। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपको समझना है कि रैशनल कुछ है, रैशनल है, कोई आपका जो है एक सब्सटेंसिव मोटिव है, आप अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं। रिमेंबर मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए थे हर सिनेरियो के अंदर, और बैरिकेडेड किस कैटेगरी में आता है? वो इंस्ट्रूमेंटल में आता है कि आता है एक्सप्रेसिव में? अभी अभी हमने बस डिस्कस किया, वो एक्चुअली आता है एक्सप्रेसिव में। अब एक्सप्रेस बिकॉज ओके, देखिए, बैरिकेड को आप समझ लें। बैरिकेड के अंदर क्या मतलब है कि मैंने अपने आप को एक जगह में जो है बंद कर दिया, ठीक है, वहां मैं उससे कहीं और जा नहीं सकता। मैंने अपने साथ एम्यूनेशन रखा हुआ है, मैंने पूरा अपना अंदर की तरफ से जितना खाना भी रखा हुआ है उस हिसाब से। लेकिन जैसे होता है ना कि एक इंसान अगर जा रहा है कहीं और उसको पता है कि यहाँ डेड एंड है, इससे मैं कहीं और जा नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि मैं डू और डाई सिचुएशन में हूँ। तो मैं मरूं ना, मतलब यही होगा आखिर में, कोई और है नहीं, और जितना मैं कर सकता हूँ बीच में मैं करूंगा, मतलब मैंने अपनी नीयत बांधी हुई है कि मैं इसमें मरूंगा। तो यूजली बैरिकेडेड सिनेरियो में यही होता है कि एक्सप्रेसिव और इमोशनल है, जहाँ एक इंसान अपने आप को जो है
मारने तक आता है, ऑब्वियसली देयर इज एन इमोशनल एलिमेंट, particularly barricaded scenario में। ठीक है, so remember usually barricaded scenarios happen like this। now अगर आप मुझसे कहते हैं कि सर नहीं ये इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है क्योंकि इस बंदे ने अपने आप को बैरिकेड किया हुआ है, क्योंकि वो कोई और चीज जो है हासिल करना चाह रहा है कोई ग्रुप के लिए, जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप के लिए वो एक पॉलिटिकल मैसेज करना चाह रहा है, और उसने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं अरेस्ट हूँ क्या हूँ, लेकिन मैं एंड पे हूँ, तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली वो एक ग्रुप का कोई एक मकसद है। देन यूजुअली बैरिकेडेड सिनेरियोज में इस तरह नहीं होता कि उसके साथ कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप है, कोई एक टेररिस्ट ग्रुप साथ काम कर रहा है। यूजली आप लोग भी जानते हैं बैरिकेडेड सिनेरियो सिंगल पर्सन है, कि अगर दो लोग भी हैं तो अंदर वही दो लोग हैं और बाहर कोई इस तरह से नहीं है। यहाँ पे कोई सिनारियोस बैरिकेडेड के हो सकते हैं हाइपोथेटिकली, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कराची के दो तीन वाक़े अगर आपके साथ डिस्कस कर लूँ, तो आपको पता होगा यहाँ पे पीएलए के कुछ लोग जो हैं उन्होंने अटैक किया था वो न्यूज़ स्टेशन के ऊपर, और जैसे चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर। तो अगर हम असूम करते हैं कि अगर ये चाइनीज़ काउंसलेट के अंदर आ जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं इस इंसिडेंट का, कि वो न्यूज़ जो वहाँ थे उधर चले जाते जंग के ऑफिस में, और वहां पे फिर वो कहते कि भाई जब तक ये अखबार और हमें टीवी पे नहीं लेके आएंगे हम ये करेंगे और वो करेंगे, तो फिर उस सिनारियो में वो बैरिकेडेड भी हो गए, लेकिन ग्रुप के तहत जो है वो कुछ पॉलिटिकल एडिशनल मोटिव्स करना चाह रहे हैं। तो वहाँ कुछ सिनारियो इस तरह बन सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंटल की तरफ हो, और उसके अंदर फिर जब उनका जो भी मौक़िफ़ था वो मुकम्मल हो जाता है, तो उसके अंदर देयर विलिंग टू सरेंडर देमसेल्व्स। वो भी इस तरह से सिचुएशन इस तरह होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, क्योंकि बैरिकेडेड सिनेरियो के अंदर यूजुअली यू कैन एक्सपेक्ट द पर्सन इज विलिंग टू डाई, एंड दैट यूजुअली इज कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ इमोशंस। अच्छा, अगर दूसरा हम एग्जांपल, आई होप दैट्स वेरी क्लियर। अब हम जाते हैं एएसआई अब्दुल बासित साहब, आप ये सिनेरियो मुझे बताएं जो ये पुलिस एक्टिविटी जो ये स्कूल के साथ जो सिचुएशन है, ये इंस्ट्रूमेंटल है कि आप समझेंगे ये है एक्सप्रेसिव, और फिर उसको जस्टिफाई करें। अब्दुल बासित साहब, अब्दुल बासित साहब अपने आप को अनम्यूट करके फिर आप बात कर सकते हैं। अच्छा, अब्दुल बासित साहब शायद तो कोई इनका इशू है। एएसआई अफशाना साहिबा, अगर आप इसको करना है तो इधर आप इसको बताएं, ये जो स्कूल का जो इंसिडेंट है जो हमारे सामने है, ये आपको इंस्ट्रूमेंटल लग रहा है कि एक्सप्रेसिव लग रहा है? आई थिंक वो भी हैं। अच्छा, एएसआई साजिद अली साहब बात करना चाहते हैं ना। एएसआई साजिद अली, थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग। आप इसको देख लें, ये क्या स्कूल के सिनारियो के अंदर आपको क्या लग रहा है, ये एक्सप्रेसिव है कि इंस्ट्रूमेंटल है? भाई ट्रिक क्वेश्चन है बाय द वे। जी सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी चांस टू पार्टिसिपेट। सर मेरे ख्याल में ये जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है। वो इंस्ट्रूमेंटल इस सेंस में है कि दे आर ट्राइंग टू, सॉरी आप कट गए थे उस बीच में। कंट्री, जी 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 सर, जी उनका जी। मोटिव ये है कि टेरर क्रिएट करना, या फिर उस कंट्री को, उस कंट्री के पीस को डिस्टेबलाइज करना, या हम्म, उस कंट्री के पीस को डिफेम करना। तो दे जी, हैव सर्टेन मोटिव, दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग सच टेररिस्टिक सिचुएशन। वेरी गुड। एंड आई थिंक अब्दुल सॉरी सज्जाद अली साहब, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास चंद जो वाकया हुए हैं स्कूल इंसिडेंट के हवाले से, उसके पीछे कोई एक पॉलिटिकल मोटिवेशन और ग्रुप था। जैसे हम एपीएस का भी अगर ले लें, वी नो दैट द ग्रुप दैट वाज एंगेज्ड इन द टीटीपी, देयर वाज पॉलिटिकल मोटिव्स बिहाइंड दैट एक्शन। ठीक है, सो उसको ऑब्वियसली फिर हम उसको इंस्ट्रूमेंटल कैटेगरी में जहाँ अभी आज जो रिस्पॉन्स आया बड़ा जबरदस्त, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज इन पाकिस्तान। नाउ इंटरेस्टिंगली देखिए अमेरिका में इस तरह से सिनारियो नहीं है। वहाँ पे सिनारियो जो है अलग है। वहाँ पे सिनारियो ज्यादातर एक्सप्रेसिव है। यही स्कूल इंसिडेंट एक्सप्रेसिव। अब उसके अंदर क्या होता है कि कोई लड़का है वो डिप्रेशन का शिकार है, कोई लड़की उसको मतलब जो है लिफ्ट नहीं दे रही, क्या उसको कोई टीचर ने उसको तो ताने दिए कि तुम इस तरह से हो तो ये हो, और उस तरह से वो डिप्रेशन में जाके वो अपना एक एक्सप्लोसिव कर लेता है। और क्योंकि एक्सेस टू फायर आर्म्स बहुत आसान है अमेरिका के अंदर, तो वो जाके गन भी खरीद लेता है, अपना पूरा प्लानिंग करता है, और उसने टीवी पे भी देख लिया है कि भाई इस तरीके से करना है। अब उसका अपना एक इमोशनल साइकोलॉजिकल इशू है,
और वो जाके जो है वो अपना सारा जो है गुस्सा जो है स्कूल पे उतार देता है। अब वो सिनारियो जो है एक्सप्रेसिव हो जाता है। लेकिन जैसे आपने बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस तरह से सिनारियो नहीं आया जहाँ पे जो है बच्चों की स्कूल शूटिंग्स इस तरह से हो कि कोई डिप्रेशन के शिकार होते हुए बच्चा जाके मतलब गोलियां चला लें अपने टीचर्स और वहाँ पे, और क्या हॉस्टेज टेक करे कि जो भी है। ये जो है ज्यादातर पाकिस्तान में उल्टा है, एंड इज डन बाय ग्रुप्स। देयरफॉर दिस सिनेरियो इन पाकिस्तान वुड लीन मोर टुवर्ड्स इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, स्पेशली देखिए वन ऑफ द गिव अवेज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल इज दैट उसके पीछे कोई ग्रुप है, कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, तो वो चीज जो है क्लियरली उसको इंस्ट्रूमेंटल कैटेगरी में। वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिस्पांस। और दूसरी भी जो ममालिक हैं, मैं ये कह दूं कि जहाँ पे स्कूल शूटिंग्स और स्कूल का सिनारियो भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया में बहुत मशहूर हुए थे जिसके अंदर चेचनियन सेपरेटिस्ट ने अपने पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत वहाँ किया। तो that generally speaking depends on country to country and jurisdiction to jurisdiction. It can be very different. Again, we have to go explore कि उसके पीछे कोई political motivation है क्या, emotional motivations हैं, and that will help classify that. अब once we understand that classification, then we know how to tackle it, and we'll get to that in the next slides as we go forward. अच्छा, मैं अब एक और volunteer लूँगा. We have also with us फहीम साहब. फहीम साहब, आप ये बता सकते हैं ये जो सिनारियो आपके सामने नजर आ रहा है इस तस्वीर में जो बीच में सबसे ऊपर है, ये आपको लग रहा है इंस्ट्रूमेंटल है क्या एक्सप्रेसिव है? फहीम साहब अपने आप को अनम्यूट कर लें और फिर बता दें आपकी राय क्या है इसमें। सर आई थिंक ये सिनेरियो जो है ना ये इंस्ट्रूमेंटल लग रहा है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो हॉस्टेजेस हैं पीछे और जो जो ये मैसेज दे रहे हैं, कोई इनका मोटिव है जिसको जैसे मुतालबात इनके हैं शायद। सही, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। देयर ऑब्वियसली सीन आप लोगों को लग रहा है, ऑब्वियसली एक झंडा है यहाँ पे, पीछे एक ग्रुप का यहाँ पे एक स्टाइल है, और ये देखिए इसके हैंड में कोई कागज है, ये पढ़ भी रहा है कोई स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली इस पे पता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशन behind here, and therefore they hope to accomplish something by this, and therefore this is some substantial demand that they're asking, and therefore this must come in the instrumental area. Very good, thank you Fahim साहब. अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे ये जो बीच में एक सिनारियो है, जौहर और रहमान साहब, अगर आप अनम्यूट करके अपना राय दे सकते हैं कि बीच में सिनारियो इंस्ट्रूमेंटल है कि एक्सप्रेसिव है। अस्सलाम वालेकुम। सर आई बिलीव कि ये एक्सप्रेसिव है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की मेंटली इल लग रही है और वो मेरा ख्याल है सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रही है, जिससे कॉप एक समझाने की कोशिश कर रहा है ऊपर से, बट शी इज सीमिंग लाइक मेंटली इल, सो आई बिलीव दिस इज एक्सप्रेसिव. Very good, very good. Thank you so much, Johar Saab. Absolutely right. Remember, all suicide cases, generally speaking, are to be considered expressive. जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल सुसाइड केसेस आपके आ सकते हैं वो रेयर केस सिनारियो होते हैं, लेकिन हमारे वर्ल्ड में थोड़े हैं वो। अब उसके अंदर आपको पता है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड सुसाइड बॉम्बिंग की तरफ अगर हम सोचें, तो उसको ग्रैंड फ्रेमवर्क में अगर देखें तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंस्ट्रूमेंटल मोर देन एक्सप्रेसिव, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, एंड वो ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड ज़्यादातर हमारे जो सुसाइड केस सिनारियोज जो पास्ट में रहे हैं और अभी भी कभी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो कराची में जो वाकया हुआ था, राइट, दी बलोच वुमन जो मास्टर्स डिग्री की होल्डर थी, जिन्होंने जो है वो चाइनीज के ऊपर अटैक किया था। और मैं आपको बताऊं वो तो वाकया बहुत क्लोज टू हार्ट है, क्योंकि मैं खुद वो चाइनीज इंस्टीट्यूट का खुद ग्रेजुएट हूँ 2014 में, और एक जो बंदा जो उसके अंदर मरा है मैं उसको जानता भी था, एंड ही वाज सच अ स्वीट मैन। अब ऑब्वियसली ये बलोच औरत अपने जो इश्यूज थे बलूचिस्तान में और बीएलए के अपने मौक़िफ़ में आते हुए अपने आप को वो उन्होंने सुसाइड अटैक कर दिया, एंड वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच था, एक्सप्रेसिव नहीं था, बट दैट वाज सुसाइड एंड ऑल्सो homicide, but homicide with who? Not with people she knew, but people जो जानती भी नहीं थी, लेकिन उनको पता है ये चाइनीज है, तो पॉलिटिकल मोटिवेशन है। तो पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आपके पास सुसाइड अटैक की अगर बात हो, तो वो सिनारियो जनरली इंस्ट्रूमेंटल में आता है। लेकिन जहाँ पे ये सिनारियो जैसे आपने एक्यूरेटली डिपिक्ट किया है जौहर साहब, इट इज बेसिकली एज यू स्टेटेड, इट इज एक्सप्रेसिव।
अच्छा, ये एंड में जो ये सिनारियो है यहाँ पे नीचे, ये गांव देहात में आए हुए हैं, स्वाट टीम तैयार हो रहा है और वो कोई समझ रहे हैं कि अगर मैं मज़ार की तरफ कोई होल्डिंग कर रहा है वहाँ पे, उसको ज़रा देखते हुए कहें। मंजूर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये सिनारियो जो है एक्सप्रेसिव है कि इंस्ट्रूमेंटल है, जो आखिर सबसे बीच में नीचे है? मंजूर साहब, अपना आप अनम्यूट करके बता दें मुझे कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो बीच में जो सिनारियो जो नीचे है, ये एक्सप्रेसिव है कि इंस्ट्रूमेंटल है? आई थिंक मंजूर साहब का वो माइक का इशू होगा। मियादाद साहब, आप अगर इसको देखें, मियादाद चौपन साहब, ये बीच में जो सिनारियो है आपको क्या लग रहा है, ये इंस्ट्रूमेंटल है क्या ये है एक्सप्रेसिव? मियादाद साहब, सर मैं अलाउड टू स्पीक? चले, मैं चाह रहा था कोई और थोड़ा सा इसके नया नौशीन साहिबा, अगर आप हमें बताते। मैं भी आऊंगा जोहर साहब आपके पास, फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ओपनिंग फ्लोर कर देता हूँ, फिर जो आंसर करना चाहें। लेकिन I'm just trying to wake up everybody to get into the conversation. सर अस्सलाम नौशीन वालेकुम। जी जी, आप हो गया, ठीक है ठीक है, आ जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आई थिंक ये SIP सैयद साहब बात करें। जी जी, आप आंसर कर लें। आपको क्या लग रहा है ये SIP सैयद जाहिर हुसैन साहब, कि ये सिनारियो जो है ये इंस्ट्रूमेंटल है या ये एक्सप्रेसिव है? जहीर साहब, आवाज आ रही है? ज़हीर साहब मेरा ख्याल है आपका माइक, आप ऐसी जगह खड़े हो, आप पीछे का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपकी हाँ, आवाज़ नहीं आ पा रही है। आई थिंक जहीर साहब का, आई थिंक ऑल्सो वो भी इशू हो रहे हैं कहीं। चले, मैं इनको जरा म्यूट कर लेता हूँ फिलहाल। अच्छा, रोशान अली साहब, आप हमें बता सकते हैं ये बीच वाला सिनारियो क्या है? रोशान अली, आप अपना जो है अनम्यूट करके जरा अगर आ जाएं और इसमें पार्टिसिपेट करने में बताएं कि एक्सप्रेसिव के इंस्ट्रूमेंटल, ये जो बीच वाला केस सिनारियो है। हाँ सर, ये कोई जो है वो है अपना रिलीजन का कोई प्रॉब्लम है, इसके हवाले से वो उनको रोक रहा है। मुझे ये तो पहले तो ये तस्वीर बिल्कुल छोटी नजर आ रही है, इसी वजह से मैं पूरा देख भी नहीं पा रहा। तो मुझे ऐसा हाँ लग रहा है कि कोई ग्रुप है जा रहा है, कोई हाँ, उनको जो है ना वो रोक रहे हैं कि आप इस तरफ ना जाएं, क्योंकि उनके पास जो है ना वो रिलीजन का मोटिव है, तो इसी लिहाज से उनको जो है ना वो रोक रहे हैं। ठीक है। वो जो मैंने सिनारियो थोड़ा सा वो एक्सप्रेस किया था अल्फाजों में कि अगर सूफी मज़ार है वहाँ पे, तो रिलीजियस उसके अंदर आता है, तो रिलीजियस के अंदर वी कैन हैव ऑब्वियसली ज़्यादातर जो है एक अपना उनका रैशनल है। अब अगेन मैंने कहा, वो रैशनल का मतलब नहीं है कि इट इज़ कम्प्लीटली जो है सेंसिबल रैशनल, लेकिन उनका दिमाग, एक बिलीफ, एक जो भी है, उस बेसिस पे वो कर रहे हैं, इमोशनल रीजन से नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो लास्ट तो तस्वीर है, इसके अंदर मैं चाहूंगा कि दो तीन और जो हमारे हजरात हैं पार्टिसिपेट करते हैं। शाजिया बानो साहिबा, आपसे पूछता हूँ, ये जो अबव केस सिनारियो है, जो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इन्होंने जो है कुछ फॉरेनर्स को जो है वो किया हुआ है, हॉस्टेज लिया हुआ है और इनसे पैसे अगर मांग रहे होंगे, तो ये इंस्ट्रूमेंटल होगा कि एक्सप्रेसिव होगा? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम इस्लाम। सर ये इंस्ट्रूमेंटल लग रहा है सर। ठीक है, और क्यों इंस्ट्रूमेंटल है? आप क्यों कहेंगी ये इंस्ट्रूमेंटल है? क्योंकि वो पीछे वो लोग हथियार लेके खड़े हुए हैं, उनको यरगमाल किया हुआ है अपना कोई मौक़िफ़ बताने के लिए, कोई मुतालबात मनवाने के लिए। जबरदस्त, एब्सोल्युटली। कोई सब्सटेंटिव डिमांड है तो डेफिनेटली जी सर। इंस्ट्रूमेंटल में आपको पता है कि जब सब्सटेंशियल डिमांड है, वेरी गुड मैडम, एब्सोल्युटली राइट, कि जो है सब्सटेंशियल डिमांड जहाँ होता है तो इट इज इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं चाहूँगा कि कोई जो भी जिसने बात नहीं की, अगर हमारे पास SI लियाकत साहब हैं, अगर आप चाहें तो इसका बता सकते हैं आखिरी जो सिनारियो है जहाँ पे बैरिकेड सिचुएशन एंड्स पीसफुली, लेकिन जो है वो 3 लोकेशन तक वो पहुंचा है। ये कैसे लग रहा है, बस जस्ट बाय लुकिंग एट द पिक्चर, आप कैसे लग रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंटल होगा क्या एक्सप्रेसिव होगा? आप एक्सप्लेन करें अपनी पोजीशन। SI लियाकत साहब। अच्छा, शेर काजी साहब, अगर आप इसको जवाब देना चाहें तो अच्छा होगा। शेर काजी साहब, अगर आप हैं तो अनम्यूट करके इसको बता दें, आपके क्या लग रहा है ये जो आखिरी तस्वीर में इंस्ट्रूमेंटल है कि सर एक्सप्रेसिव है? ये
सर ये जो आदमी लेटा पड़ा है गाड़ियों के साथ, ये वाला? जी, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, बैरिकेड सिचुएशन एंड्स पीसफुली। तो इस असूम करते हैं कि इसको गिरफ्तार किया हुआ है और इसको बस लेटा हुआ है यहाँ पे, तो पुलिस ने इसको बस गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये आपको क्या लग रहा है जस्ट बाय सर लुकिंग एट दिस? ये तो एक इंस्ट्रूमेंटल लग रहा है, जैसे ये आपने 4 नंबर पे दिया ना, आफ्टर नो प्रेयर, कोई खास डिमांड भी नहीं है, कोई खास नहीं। देखिए अगर कोई खास डिमांड बट नहीं है तो इंस्ट्रूमेंटल होगा इंस्ट्रूमेंटल क्या एक्सप्रेसिव होगा? आपने अभी क्या बताया? आपने कहा कोई खास डिमांड नहीं है, तो खास डिमांड अगर नहीं होता तो वो उनको, इंस्ट्रूमेंटल होता है कि एक्सप्रेसिव होता है? सर ये एक्सप्रेसिव होता है ना, उसको बस कोई हाँ गलत एक्सप्रेसिव काम कर रहा होगा। होगा, जैसे कोई एक्सीडेंट कोई एब्सोल्युटली। काम करता है, कोई खुदकुशी कर रहा है या दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, या कोई हो जी 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 सकता है कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उसको पकड़ा हुआ है। जी जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सप्रेसिव के अंदर जो है जो डिमांड्स होते हैं ना, वो कोई इस तरह से सब्सटेंशियल नहीं होते। तो ये अगर सिचुएशन एंडेड पीसफुली, यहाँ पे ऑब्वियसली सिनारियो में अगर कहीं शिफ्ट हुआ होगा, एक से जगह दूसरी जगह गया होगा, तो आपको पता है जैसे एक वो भटकती हुई रूह की तरह जो है वो सिचुएशन है, तो इमोशनल एलिमेंट इसके अंदर ज़्यादा है। और फिर eventually he was convinced that आप जो है सरेंडर कर लें पुलिस को, and eventually he did, and वो अपने सेंस में आके फिर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो it ended in a positive way, but it was also that। तो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन कौन सी है बहुत अहम है, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा मैं अब क्या अल्फाज क्या सिचुएशन को टैकल करूं किस हिसाब से। और तो we will talk about these things a little bit more in detail। अच्छा, now when we took it hostage taker, थोड़ा सा डिस्कशन पे आते हैं, फिर मैं जरा फ्लोर खोलूंगा। Is the person held hostage or a victim? तो ये चीज जो है आपको अपना एक सवाल सोचना होगा अपने आप को, जब सिनारियो आप देख रहे हैं आपके सामने क्या है, कि मेरे सामने एक बंदे ने जो है किसी को एक हॉस्टेज के लिहाज से लिया हुआ है या विक्टिम के लिहाज से लिया हुआ है। अब आप कहेंगे इसके अंदर क्या है कि क्या चीजें जो है अहम है इसको समझना। हॉस्टेज टेकर की जो पर्सपेक्टिव है इज द की। अगर एक बाप अपने जो है वो बच्चों को भी कहीं बंद करके ऊपर बंद किया हुआ है और बेगम के ऊपर जो है बंदूक रखी हुई है, और आप अंदर आए घर में कि भाई बंदूक नीचे रखें ये वो करें, अब आपको पता है कि उसकी बेगम है, अब ये हॉस्टेज है और इज शी अ विक्टिम? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हॉस्टेज तो हम अगर टेक्निकल टर्म में कहें तो सब हॉस्टेज होते हैं, लेकिन हॉस्टेज में उस सिनारियो में कह रहा हूं कि हॉस्टेज आई एम टेकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मोटिव और सम सॉर्ट ऑफ पर्पस। विक्टिम इज मोर समवन दे के कोई मेरा एक इमोशनल रिलेशनशिप है उसके साथ। तो बेसिकली अगर इस सिनारियो में देखें, हॉस्टेज टेकर जो पर्सपेक्टिव है ना बहुत अहम है। वो कैसे सिचुएशन को समझ रहे हैं कि भाई मेरे सामने जो बंदे को मैंने लिया है बंदूक की नोक के नीचे, मैं उसको जानता हूं कि नहीं जानता। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि ये दोनों के दरमियान कोई रिश्ता है कि नहीं है। हॉस्टेज इज यूज्ड फॉर लेवरेज टू अचीव समथिंग। अगर अपनी बेगम को इस्तेमाल कर रहा है कोई और मकसद के लिए, नहीं, तो फिर आपको पता होगा कि ऑब्वियसली नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा है, कोई डिप्रेशन है, कोई क्या है, एंड ही वांट्स टू किल हिज फैमिली, ही वांट्स टू किल हिमसेल्फ। अब क्या है उसके अंदर, तो कोई इस तरह से कोई डिमांड नहीं है। अगेन उसी पे आता है कि इंस्ट्रूमेंटल साइड पे आपको ज्यादातर हॉस्टेज सिनारियो होता है, विक्टिम्स आपको जो है एक्सप्रेसिव एंड में ज्यादा मिलते हैं। दूसरा सवाल अगर आप पूछे, इज द विक्टिम एंड फोकस ऑफ इमोशंस एंड एग्रेशन, वो भी आपको पता चल जाता है। जो ज्यादा कॉम होते हैं, जैसे बिल्कुल कैमरे के सामने जो है देखें हमने इसको लिया हुआ है XYZ, ये है फलाना फलाना, वो हॉस्टेज ज्यादा है। लेकिन विक्टिम के अंदर आपको इमोशन नजर आएंगे, आंखों में नजर आएगा, स्वेटिंग नजर आएगी, और जो है गुस्सा नजर आएगा, एग्रेशन नजर आएगा ज्यादा। तो देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन थोड़ा सा एक्सप्रेसिव की तरफ जा रहा है। मोस्ट इंसिडेंट्स और एक्सप्रेसिव in when you come and deal with, अगर सिनेरियो में आप देखें तो obviously the idea that most of the incidents जब आप फेस करें, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप अगर पूरे अपने हिस्ट्री में जाएं, and I'll take 3 of you, कि आप जो भी 3 अगर शेयर करना चाहें अपनी तरफ से कोई सिनारियो, नॉट जस्ट सिनारियो, कि मैं कहूँगा आपने हिस्ट्री में जो आपने प्रैक्टिस किया, कुछ लोग यहाँ पे माशाल्लाह 28 ईयर्स सर्विस, 31 ईयर्स सर्विस, लाजमी आपने मल्टीपल इंसिडेंट्स देखे होंगे। आप खुद मुझे बताएं
कितने उनमें से इंस्ट्रूमेंटल थे और कितने उनमें से जो है एक्सप्रेसिव थे। मैं ज़रा थोड़ा सा राय लेना चाह रहा हूँ सबके, तो उसमें अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं पुलिस में रहते हुए कि कितने ज़्यादा थे, इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा थे या एक्सप्रेसिव ज़्यादा थे। कोई अगर वॉलंटियर करना चाहे, कोई और कोई मुझे बताना चाह रहा है कि अपनी जो हिस्ट्री के अंदर, अपनी एक्सपीरियंस के अंदर आपने ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंटल हैंडल किया है कि एक्सप्रेसिव हैंडल किया है? जी जहीर हुसैन साहब, अगर आप बात करना चाहें तो आप बता दें। जी जी जी, अच्छा शेर काजी साहब, शेर काजी साहब आप बात कर लें पहले। सर मैंने अपनी सर्विस में 2-3 मसले हैंडल किए थे, वो इंस्ट्रूमेंटल थे। जैसे कोई लेबर वगैरह या कोई मजदूर होते हैं, हड़ताल वगैरह हो जाती है, सही, इस तरह। वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटल हैंडल किए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। और जो भी 2-3 मसले हुए हैं, तो आपने लेबर्स के साथ आपने क्या क्या, थोड़ा सा अगर शेयर कर लें उसके बारे में, ताकि लोग भी समझ लें कि क्या सिनारियो था। सर फिर हम उनसे बात करता था कि भाई आपका जो है ना, जो फर्क कंपनी है या जो मिल्स वगैरह है, तो उनकी मैनेजमेंट से बात करके फिर जो हमारे अफसरान है, एसपी साहबान है या डीएसपी साहब है सब डिवीजन पे, जो उसको बीच में लाते थे और फिर उनकी आपस में जो है मजदूरों और फैक्ट्रीज जो मैनेजमेंट थी, तो उसके बीच में वो मसला हल करवा। अच्छा, ऑलराइट, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जो है आपस में वो जो नेगोशिएशन किया बिटवीन पार्टीज, ताकि जो है वो जो लेबरर्स हैं और जो उनके जो मालिक जो लोग थे उनके दरमियान जो भी मामला थे वो सेटल हो। वेरी नाइस। सो वो हाँ सर, वो इंस्ट्रूमेंटल हुए थे। लेबर्स ने क्या डेट डिमांड किया, आप कॉन्फ्रेंस। बता सकते हैं? लेबर्स ने डिमांड ही क्या किया, बता सकते हैं अगर आपको याद है? सर डिमांड जैसे, हाँ सर उसकी डिमांड से कुछ तो कभी कोई मजदूर वगैरह कंपनी निकाल देती है या उनकी कोई तनख्वाह सैलरी बढ़ाने का मसला होता है, इस तरह ठीक है, की तो प्रॉब्लम होती बहुत है। खास एंड स्पेसिफिक डिमांड थे, ऐसे नहीं थे कि एवी उन्होंने जो है वो अजीब चीज़ है, उन्होंने बिल्कुल फोकस करके अपने डिमांड किया, तो हमें पता चल रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंटल बेसिस था। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट शेयर। और इसी तरीके से जो है थैंक यू सर। हम जैसे इंस्ट्रूमेंट ये जो इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव के डायनामिक्स जो है, हमें अब अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये इंस्ट्रूमेंटल या एक्सप्रेसिव है, अब हम इसको समझें कि इसके क्या क्राइसिस नेगोशिएशन की अहमियत क्या है। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल सिनारियो के अंदर आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू पुलिस द कंट्रोल द इंसिडेंट एंड इन्फ्लुएंस द सब्जेक्ट बिहेवियर। क्यों? क्योंकि उसका एक मोटिव है, उसका एक खास डिमांड है। जैसे अभी सिनारियो शेयर काजी साहब ने जो शेयर किया था लेबरर्स के साथ, आपको पता है कि इनको हायर वेजेस और उनको नौकरियों से निकालना, ये दो बहुत क्लियर डिमांड है। अब आपको एटलीस्ट पता चलता है, चलो अब मुझे पता है कि ये चाह क्या रहे हैं। अब वो किसी तरीके से अगर हम सेटिस्फाई कर लें उनको, ताकि वो हाइटन रिस्क स्टेज पे नीचे आए और जरा सिनारियो जो है काबू आए, तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू टैकल एंड कंट्रोल एंड एनकाउंटर। जहाँ पे आपकी जो है एक्सप्रेसिव सिनारियो में है, वो लेस अपॉर्चुनिटी है पुलिस को एक्सर्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो इमोशनल है। ठीक है, वो सिनारियो ही इमोशनल है। अब उसके अंदर आपको बहुत ही टैक्टफुल, जैसे मैंने आपको शुरू में पहले ओरिएंटेशन में बताया, क्राइसिस नेगोशिएशन एक आर्ट है। इट्स नॉट समथिंग कि मैं आपको जो है 1+1=2 आप इस तरह समझेंगे। वो गुफ्तगू का अंदाज, अंदाज़े बयान, आई मीन दीज टाइप ऑफ थिंग्स गो इन, आपकी टोनालिटी, आपका ये आपका रपोर बिल्ड करना, जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे अपने लेक्चर्स में कि रपोर किस तरीके से बिल्ड करते हैं, ये आपको लेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि जब तक आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं आप क्रॉस करते वो ब्रिज, तो बंदा और बंदी आपके साथ कभी कनेक्शन नहीं कर पाते। तो एक्सप्रेसिव थोड़ा सा इसके अंदर आपको लेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि उनका फोकस ही नहीं है, दे आर वेरी इमोशनल, और उनको इमोशंस को टैकल करना इट्स मच मोर डिफिकल्ट। रैशनल लोगों के साथ तो आप रैशनैलिटी के ऊपर बात करते हैं, चले आप ये चीज चाहते हैं ना, चले आपको ये देने के लिए तैयार है, ये नहीं बनाना, ये वो ठीक है, इसको देखते हैं, इसको भी वो देखते हैं, तो फिर उनकी जो डिमांड्स है वो किस हद तक सेटिस्फाई होती है, तो चले वहाँ उस कुछ से आके नीचे आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपकी हायर विजिबिलिटी, जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस और कंटेनमेंट, ये भी आपको नजर आता है कि देखें आपका जो पुलिस और कंटेनमेंट का जो प्रेजेंस होता है इंस्ट्रूमेंटल सिनारी में ज्यादा एक्टिव होता है। यू सी द पुलिस मोर इन्वॉल्व, मोर एंगेज,
because obviously the scenario is something that may have very clear demands, political nature हो सकता है, तो उसके अंदर जो है काफी आपको वहां नजर आता है। आपका जो एक्सप्रेसिव सिनारियो होता है उसके अंदर जो है ज्यादा पुलिस होती है, तो उसके अंदर पुलिस प्रेजेंस जो है सिचुएशन को शायद बिगाड़ भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक औरत ब्रिज पे, जैसे मैंने वही उस सिनारी पे आते हैं, वो सुसाइड के ऊपर जंप करने वाली अपने बच्चों के साथ इमोशनल स्टेट के अंदर है, और पूरे आपने जो है यहाँ से गाड़ियां मंगा ली, वहां से गाड़ियां मंगा ली, आप लोग सब उतरे, मतलब 10 12 20 लोग जो हैं वो परेशान हो जाएगी। वो ऑलरेडी इमोशनल स्टेट के अंदर परेशान होते हुए वो वैसी छलांग मार लेगी परेशानी में। अब उसके अंदर आपको देखना होता है कि भाई ये सुसाइड का बंदा है, एक बंदा आता है उसको स्लोली अप्रोच करता है, वो कहते हैं देखो मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मेरे पास कोई वो नहीं है, मैं बस बात करना चाह रहा हूँ, बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हाइटेंड इमोशनल स्टेट से उसको कंट्रोल में लेके आते हैं। एक्सप्रेसिव में ज्यादा पुलिस प्रेजेंस होगा तो सिचुएशन ज्यादा वर्स होगा। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि आपको टाइम और एग्जॉस्टिव बार्गेनिंग टू लोअर एक्सपेक्टेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आप आए ना, एक सिचुएशन देते हैं, आप बैंक में हैं, हेलो बैंक आप, हेलो जी जी शेरकाजी साहब, वालेकुम सर। जी 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 जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं सर जी नहीं सर, बस मैं सुन रही हूँ सर। तो ये अच्छा मुझे अच्छा पहले आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अभी आ रही है कुछ कुछ। जी सर, भले आप बात अच्छा करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है, थैंक यू फहमीदा साहबा, अभी मैं खोलूंगा डिस्कशन के लिए। इंस्ट्रूमेंटल में जी आपको वक्त मिलता है, ठीक है, आपको टाइम मिलता है, जहां जी पे सर। जी आपके सर। जी सर। एग्जॉस्टिव बार्गेनिंग पोजीशन होता है टू लोअर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जहां पे अगर फॉर एग्जांपल बैंक जी सर। सिनारियो ले लें, जहां पे चार चार लोग आते हुए बैंक में आ जाते हैं, और चार लोग अगर बैंक में आ जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या करते हैं कि सबको ले लेते हैं हॉस्टेज, उनको भागने का मौका नहीं मिलता। तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई हम इधर ही हैं। अब वो चाहेंगे यार हम निकलें यहाँ से, हम कुछ पैसे भी लेके जाएं, हमें गाड़ी चाहिए ताकि हम यहाँ से जाएं। तो वो फिर कहता है ठीक है मुझे हॉस्टेजेस दोगे, इस तरह दोगे, तो पुलिस फिर कंटेनमेंट अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, ईसीएल पे पता करेगा कौन है ये बंदे, इनके नाम ईसीएल पे डालेंगे ताकि कंट्रोल हो थोड़ा सा सिचुएशन के कहाँ किस हद तक ये भाग सकते हैं। अगर गाड़ी भी देंगे, गाड़ी के अंदर जो है कम पेट्रोल डाल के दे देंगे, तो उनको पता है कि ये गाड़ी अगर यहाँ से चलेगी और ये इस तरफ जाएंगे तो गाड़ी यहाँ जाके बंद होगी, मतलब इस किलोमीटर रेडियस के अंदर जो है बंद हो गई। ठीक है, तो मतलब ये काफी चीजें आपको सोचना होता है कि किस तरीके से, वो टाइम चाहिए होता है अरेंज करना, गाड़ी का अरेंज करना कोई आराम काम आसान काम तो नहीं है। उसके दरमियान आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि ठीक है गाड़ी चाहिए तो देखें आप जो है मुझे आपको हॉस्टेजेस देने होंगे, तो और देखें मैं अंदर जो है मैं आपके लिए जो है एक डॉक्टर भेज रहा हूँ अंदर, ताकि मैं देख मेक श्योर करूँ कि कोई किसी का जो है इंजर्ड तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, हॉस्टेजेस को जो ये है अंदर जो है उनको जो है वो खाना मिल रहा है नहीं है, तो आप जरा इनको बाहर भेज दें तो वो खाना लेके आ जाएंगे। जो भी सिनारियो है, तो मेक श्योर कि आप टाइम बारो कर रहे हैं कि अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने में अपना पूरा बैरिकेड्स मैकेनिज्म जो आप करना चाह रहे हैं शहर के दरमियान, ताकि इंश्योर करें कि वो एक ही रास्ता पकड़े और वहीं जाके आप उनको पकड़ें। तो वो चीज़ आपको टाइम मिलता है और एग्जॉस्टिव बार्गेनिंग होती है उनके साथ, ताकि उनकी एक्सपेक्टेशन लोअर से लोअर हो। ऑब्वियसली वो तो चाहेंगे कि चांद और मून आप सब दे दें, लेकिन वो जो है आपको जो है पता है कि आपको उस आप भी बहुत रीजनिंग उनके साथ कर सकते हैं कि देखें आपको पता है ये नामुनासिब वाली बात है, मैं आपके लिए ये नहीं कर सकता, आपके लिए चले इतना इतना कर ले से ये वो, लेकिन आप भी तो मुझे कुछ दें, आप मुझे 3 4 हॉस्टेज रिलीज तो कर लें। तो उसके अंदर जब हॉस्टेज रिलीज होता है तो आपके लिए थोड़ी सी एक विक्ट्री होती है कि ये देखो 3 4 लोग तो बच गए। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्राइसिस नेगोशिएशन जो प्रॉपर आप उसके अंदर कब एंगेज होते हैं ना, घंटे, दिन, पूरे हफ्ते शायद भी निकल सकते हैं उसके अंदर। उसके अंदर हर छोटी छोटी जो विक्ट्री होती है वो मोटिवेशन होती है कि भाई हम इस सिचुएशन को वो है, तो आप स्लोली इसको एक्सपेक्टेशंस जो इंस्ट्रूमेंटल साइड की उसको लोअर कर सकते हैं एज वी गो फॉरवर्ड। अच्छा, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना इसके ऊपर हम थोड़ा सा आज के दिन जरा हम इसी के ऊपर एंड करेंगे और हमारा डिस्कशन थोड़ा सा मैं खोल लूंगा, बिकॉज देयर इज अ लिटिल एक्सरसाइज, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपको रियलाइज करना है कि मैं वक्त को अपने हिसाब से इस्तेमाल करूं। वक्त जो है आपका दोस्त है। अब वो चीज आप जरा लंबा जितना खींचेंगे आपको जो है और टाइम मिलेगा, अपनी रिसोर्सेज तैयार रखें,
जमा करें। फर्दर जो एक्शन है, देखिए जो शतरंज आप लोग शायद खेलते हैं यहाँ पे, आप लोग शतरंज खेलते हैं होपफुली खेलना, तो अगर अगर नहीं खेलते लेकिन वैसे आता है तो बड़ा अच्छा एक गेम है। उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको सोचना होता है कि यार 10 कदम आगे क्या होने वाला है। इसके अंदर आपको जब टाइम मिलता है तो आपको पता है कि यार अगर ये हो जाएगा, अगर ये यहाँ से निकलेंगे तो किस हद तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, चले बराबर वाली बिल्डिंग्स खाली कर लेते हैं ताकि उनको कोई नुकसान हो, अभी बॉम्ब का भी थ्रेट शायद है। आपको टाइम मिलता है, और टाइम जो है वो बड़े अहम आपको जो है वो इस्तेमाल करना होता है फॉर यू टू यूटिलाइज, right? Use of time is extremely important and you need to use it to your advantage. जहाँ पे एक्सप्रेसिव में सिनारियो होता है कि आपको टाइम यहाँ पे ऑल्सो इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना होता है उसको गुजारने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हाइटेंड इमोशनल स्टेज के बाद जब बंदा बिल्कुल ये एक पीक पे आया हुआ है इमोशनली, वो अपने आप को उस इमोशन में मुसलसल रख नहीं सकता। ठीक है, कोई अगर एक इमोशन में है ना, आप जितना भी खुश हो, आपकी खुश की इंतहा हो, लेकिन फिर वो आप मुसलसल उस मकाम तक नहीं रह सकते। वो मतलब एक थोड़ा टाइम बाद आपको नीचे आना होता है, इमोशनली स्पीकिंग कर रहे हैं। एक गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इवेंचुअली आप ठंडा होंगे, इवेंचुअली ये ठंडा होंगे। ये कभी तक एक बंदा मुसलसल गुस्सा नहीं रह सकता, राइट? मुसलसल आप खुश नहीं रह सकते। तो इसके अंदर टाइम जो है आपका एडवांटेज फैक्टर है, क्योंकि आपको पता है हाइटेंड इमोशन में जाके सिनारियो बना है, सुसाइड के लेज पे जाके खड़े हो गए हाइटेंड इमोशन में। अब जितना टाइम आप पास करेंगे, उनका रिस्ट्रेंट इज नॉट वीकनेस, और जो रिजिस्ट जो एक्शन इम्पेरेटिव है वो कम होता रहेगा। जो रिजिस्ट कर रहे होंगे आपके अप्रोचेस को, उसको जो है वो कमजोर होता रहेगा। और ये चीज जो है आपको उस सिनारियो में जो है वो करता है। और जो रिस्ट्रेंट भी करते हैं, इज नॉट अ वीकनेस। रिस्ट्रेंट का मतलब है अपने आप ने आपको रोका हुआ है कि मैं ये एक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम पास अगर कर ले मैं इधर गुफ्तगू में किसी तरीके से, तो हालात बेहतर होंगे। तो अपने आप को रुकवाना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्क, कि मैं अचानक से छलांग मारूं, कि मैं अंदर से टीम भेजूं नीचे की तरफ से, तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा वो आपको वो लेट इट नॉट बी वीकनेस कि आप समझें कि मैं अपना हाथ रोका हुआ है कि मैं ये भी, क्योंकि जब टाइम पास होता है तो खुद ब खुद वो बंदा इमोशनल स्टेट में, वो बंदी इमोशनल स्टेट में कम हो जाती है। अच्छा, अगेन इंस्ट्रूमेंटल अगर वापस जाएं, आपकी जो है लोअर एक्सपेक्टेशंस हैं, आप एक्सपेक्टेशंस जो पार्टी है उसकी जो है कम कराते रहते हैं। ये इसके अंदर जो है, क्योंकि उनका दिमाग रैशनल, उनका इमोशनल नहीं है, तो रैशनली सोचेंगे यार ये नहीं मिल रहा तो ये ले लेते हैं, चलो ये नहीं मिल रहा तो ये ले लेते हैं। अब उसके पीछे जो है, जो आपकी स्ट्रेटजी, जैसे मैंने अभी कहा कि आप कहते हैं कि यार मैं आपको ये नहीं, लेकिन ये गाड़ी मैं आपको दे सकता हूँ, और आपको पता है वो जो गाड़ी आप दे रहे हैं उसके अंदर पेट्रोल की टंकी के अंदर जो है 1-2 लीटर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये निकल के निकलें भी इतने दूर नहीं जा सकते। और अगर आप गाड़ी दें और गाड़ी को पता है कि उसकी जो टॉप स्पीड है वो 100 किलोमीटर तक जा सकती है पर आवर, और आपकी जो मोबाइल की गाड़ी है वो 140-160, तो ये आउट रन भी नहीं कर सकता आपको। अब ये देखें, अब ये उस सिनारियो को आप समझें कि आपने ये जो है टाइम का इस्तेमाल करते हुए, एक्सपेक्टेशन को लोअर करते हुए, उनको लग रहा है इनको कुछ मिल गया, लेकिन आपने अपनी एडवांटेज में ये इस्तेमाल कर लिया कि भाई इतना दूर भी नहीं जा सकते और ना हमें आउट रन करेंगे। ये चीज़ होती है अपना जहन उस वक्त इस्तेमाल करना, और एक्सपेक्टेशंस को लोअर करवाना कि भाई ये तो नहीं मिल सकता लेकिन ये मिल सकता है, आप लेंगे। और उसके पीछे जो है आपकी एक एडवांटेज हो, जो आपको पता है मेरे पीछे एडवांटेज है, चले ये गाड़ी मिल, ये गाड़ी नहीं ये गाड़ी है, और उसके अंदर आपको पता है इसके अंदर ट्रैकर आपने डाला है, तो ये कहीं भी निकल जाए वो ट्रैकर भी लगा हुआ है। तो यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो दैट आई एम गेटिंग एट। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटल के अंदर आपके पास पावर और कंट्रोल ज्यादा है, वहां पे एक्सप्रेसिव में आपका पावर और कंट्रोल इतना नहीं है। वो इमोशनल जो चीज है उसको थोड़ा सा आपको सेंसिटिवली टैकल करना है, साइकोलॉजिकली। इंस्ट्रूमेंटल में बहुत बार्गेनिंग होती है। ठीक है, आप मुझे ये 3 हॉस्टेज देंगे तो मैं आपको ये दूंगा, आप ये करेंगे मेरे लिए कुछ करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आपको फोन कॉल चाहिए मैं वो भी फोन भेज सकता हूँ, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बार्गेनिंग होती है। एक्सप्रेसिव में बार्गेनिंग इतना नहीं होती। एक्सप्रेसिव के अंदर वो बंदा उस हद तक आया हुआ है कि भाई मेरी जान चल जाए खैर है, मुझे क्या है। वो तो एक्सट्रीम आया हुआ है। तो जो बंदा एक्सट्रीम आया हुआ है उसको क्या समझाएंगे,
उसको इस इमोशनल स्टेट में आपको इमोशनल स्टेट को कॉम डाउन करके रैशनल की तरफ लेके आना है, ताकि फिर आप बार्गेनिंग उनके साथ करें। तो उसके अंदर जो है क्राइसिस इंटरवेंशन के अंदर आपको एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए कि भाई इसका गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये क्यों इस तरह से कर रहा है, इसकी वजूहात क्या है। तो साइकोलॉजिकली आपको जो है चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों कह रही है, हर वक्त कह रहा है कि ये हर वक्त अपने बाप का रेफरेंस दे रहा है। अब वो क्यों दे रहा है अपने बाप का रेफरेंस, फिर आप उसको स्टडी करेंगे, समझ लेंगे बाप है कौन सा। इसको जब आपकी नेगोशिएशन हो जाएगी, आप जाके टीम से कहेंगे जरा इसकी बाप की इंफॉर्मेशन तो निकालें, क्या है क्या नहीं है, हर वक्त बाप का मेंशन कर रहा है, ये मेरे बाप ने मेरे साथ ये किया, मेरे बाप ने मेरे साथ ये किया। अब आपको कुछ मिलता है तो आप एक्टिवली लिसन करें कि भाई है हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी इमोशनल यहाँ इस हद तक क्यों आई है। और ये क्राइसिस इंटरवेंशन में आपको नॉन थ्रेटनिंग नॉन जजमेंटल, आपने कहा यार आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता था कि आपके साथ हो रहा है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि आपको ये गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस, लेकिन ये देखें इस तरह से फिर आप किसी और को भी उसमें डाल रहे हैं और एक्स वाई जेड, और इस तरीके से फिर उसके साथ आप बात करते हैं। आपको नॉन थ्रेटनिंग होना है। नॉन थ्रेटनिंग का मतलब ये है कि देखिए सुसाइड सिनारियो के अंदर यू नो डोंट हैव अ फायर आर्म इज वन केस सिनारियो। आप सुसाइड बंदे को अप्रोच कर रहे हैं, आपने कहा देखो मेरे पास बंदूक भी नहीं है भाई, मैं आपकी मुहाफिजत के लिए आया हूँ, हाँ डोंट जंप, right? So there's a scenario where you don't need to. Why would you bring a weapon? What is a weapon going to establish? वो बंदा अपने आप को खुद वैसे ही मारना चाह रहा है, आप समझ रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे वेपन की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, और ये चीज आप बड़ा अहम समझे, क्योंकि आप जब बंदूक के साथ आते हैं तो बंदूक इज अ सिंबल ऑफ एग्रेशन, कि बंदा आर्म्ड है, ठीक है, एंड आर्म्ड एंड इज डेंजरस एंड दैट्स थ्रेटनिंग। और दूसरा ये है कि यार तुम तो पागल हो, तुम्हारा तो है ही है, तुम्हारे बाप ने सही कहते थे तुम्हारे बाप, ये फिर आप जजमेंटल हो गए, ठीक है, तो और आप एग्रेवेट कर रहे हैं इमोशनल को, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें बड़ी केयरफुल होनी है, और हमें इमोशंस को डिफ्यूज करना है एंड ब्रिंग हिम और हर टू दैट पर्सपेक्टिव रैशनैलिटी। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल में अगर वापस जाए तो आप देखेंगे कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपोर्ट। देखिए वो बंदा आपको नहीं जानता और ना आपको जानता है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है और आपका एक मुल्क की हिफाजत करना वो भी जानता है। देखिए आप भी अपना रोल कर रहे हो वहाँ पे, वो इस तरह से नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है कि he knows the police are doing their job and you also have a family and kids and so forth। तो इस बेसिस पे वो चाहते चले यार आपकी भी है हमारी भी है, चलो इस पर थोड़ा बहुत इस भरोसे पे जो है यार ये ले लें और वो ले लें, और इस तरीके से आपका ट्रस्ट होता है, क्योंकि गपशप में आप भी चीजें दे रहे हैं वो भी चीजें आपको दे रहे हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो फिर आप उस एंड तक आते हैं कि भाई अब क्या करें, तो अब देखें अब बहुत हो गया, अब जरा इसको छोड़ दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्रूमेंटल उसमें। और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए आपका मसला क्या है, ये है, मैं जरा देखता हूँ उसको क्या कर सकते हैं, चले ये कर सकते हैं इस हद तक, लेकिन ये नहीं हो सकता, आप जो ज्यादा मांग रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो लोअर एक्सपेक्टेशंस के साथ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्रेसिव में नॉन वायलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और ऑल्टरनेटिव जो है आपको इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ही नॉन वायलेंट, because that is the best way to get the situation away from an emotional state. Again, अगर हम इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन को देखें, स्टॉल फॉर टाइम, वक्त के लिए आप जो है टाइम निकालें और कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम आपको मिले, ताकि आप दीगर जो आपकी टीम है चीज़ें जो है आगे पीछे जो है उसको स्टेबलाइज करें, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन इस हाथ से निकले कि आपसे वो हो, तो वो सराउंडिंग एरियाज में जो है चीज़ें जो है स्टेबलाइज हो चुकी हैं, कंट्रोल में आ चुकी हैं, और जो है वो सिनारियो आपके ज़्यादा फेवर और हाथ में आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। लोअर सब्जेक्ट एक्सपेक्टेशंस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि आपका मकसद ये है कि भाई अगर वो 5 करोड़ मांग रहा है ना तो उसको कम कराएं। जैसे उसी को अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो आप कहेंगे यार इट्स नॉट पॉसिबल, आपको पता है ये वो आप चले 5, बिकॉज आपको पता है 5 करोड़ को इंतजाम करना वो भी एक बड़ा वो है, लेकिन आप कहते हैं यार चलो कुछ ना कुछ तो हम कर लेते हैं ये वो इस तरीके से, और आपको पता है बाद में आप रिकवर भी कर लेंगे इसको, लेकिन एटलीस्ट वो फाइनेंशियल रिस्क भी इतना नहीं होता, और उसके अंदर जो है यू कैन एक्चुअली यू हैव टू गेन द पावर। ये नहीं है कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, आइडिया ये है कि आपको पूरे सिनारियो को अपने हाथ में काबू रखना है, और वो उस ओनली उस सूरत हाल में होगा जब आप सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं लोअर करें। देखिए वो तो ऊपर से आएगा और आप कहेंगे यार ये तो हमसे नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, लेकिन आपके लिए हम कुछ और कर सकते हैं अगर आप तैयार हैं। तो उसके अंदर वो सोचेगा, लॉजिकली सोच रहा है ना, वो इमोशनल नहीं है, तो कहें चले आप क्या कर सकते हैं मेरे साथ मेरे लिए, तो आप कहेंगे ये हो सकता है,
तो कहेंगे नहीं ये वो इस तरीके से, फिर बातचीत होता है बातचीत, चले आप इस तरीके से करें कि ये तो कर लें, फिर आप ये कर लें तो फिर हम ये कर लेंगे। तो इस तरह से फिर जो है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन जो है दे कम इनटू प्रैक्टिस दैट वे। ठीक है। उसके अंदर जो है ऑब्वियसली नाउ वी हैव इनिशियल सब्जेक्ट विल फील पावर एंड कंट्रोल। देखिए जब वो सिनेरियो में आएंगे ना, वो कहेंगे हम हैं, हम बड़े कंट्रोल में हैं, हम इस सिनेरियो को है। इनिशियल पोजीशन की ये होती है कि हम हैं, ग्रुप है, जो भी है पॉलिटिकल वो है, दे फील दैट दे आर लार्ज एंड दे आर इन चार्ज। एंड उस चीज को आपको तोड़ना है थ्रू द डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज जो अभी हमने थोड़ी सी डिस्कस की है कि भाई किस तरीके से आप जो है इसको करें। तो उनकी इनिशियल पोजीशन ये होगी कि हम हैं स्ट्रॉन्ग पार्टी, लेकिन आपको इस तरह लाना है कि आप एक्चुअली पुलिस है स्ट्रॉन्ग पार्टी। ये कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन बातचीत की तरफ से आप इस्तेमाल करेंगे कि भाई आप क्या कह रहे हैं, आपको पता है पूरी रियासत है, ये है XYZ है, आप तो एक ग्रुप है, आपके पूरी रियासत के खिलाफ होंगे, तो फिर उनको सब्जेक्ट का रियलाइज करना कि भाई आप पावरफुल कंट्रोल में नहीं है, एक्चुअली आखिर में पुलिस और ये जो जितना आपको दे रहे हैं यही है। और ये जब होता है तो फिर देन स्लोली फिर वो ब्रेक होता है एंड इवेंचुअली दे सरेंडर। अच्छा, यूटिलाइज डिलेइंग टैक्टिक्स, जैसे वही कहा ना कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स इस तरह होता है कि देखें आप इस तरह से बात करना चाहिए, है हमारी लाइन और ये है और वो चले, आपको वो डिमांड था ना वो अभी हमने जारी किया हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको करना, और आपको पता है कि आप 2 मिनट में उनका डिमांड जो है सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन आप डिले क्यों कर रहे हैं? आप डिले इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी जो जो चीज़ आप अगर देंगे भी तो उससे बीच में कुछ और चीज़ निकल जाए तो बेहतर नहीं है। हर दो मतलब इसके अंदर होता है कि यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं जरा इसका अरेंज करता हूँ। तो इसके अंदर क्या है, ये डिलेइंग सर टैक्टिक जो है मेरी आवाज उनको जो, पता नहीं बार बार ये माउट हो रही है। जी जी, नहीं वो असल में आप अनम्यूट हो जाता है ना, तो इसमें आपको म्यूट कर लेते हैं, डोंट वरी, फिर अभी आपसे बात भी करेंगे, एक सेकंड। चलें, तो इसके अंदर जो है सब्जेक्ट विल बिगिन टू रियलाइज ही इज नॉट इन कंट्रोल नॉर डज ही हैव ऑल द पावर। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट ये रियलाइज होगा आखिर में कि यार मेरे पास तो है नहीं कंट्रोल और पावर, मैं जो इनिशियल समझा था, और असले में तो पुलिस और ये जो दूसरे नेगोशिएटर्स हैं इनके पास है एक्चुअल पावर, जो हमें थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं सिचुएशंस में, तो वो होता है। अच्छा, आप जो है ये आपको इनिशिएट करना होता है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक बार्गेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी होती है कि चले आप मुझे, जैसे मैंने कहा ना, चले आप मुझे 3 हॉस्टेजेस दे दें तो मैं आपके लिए कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, आप जब ये गिव एंड टेक करेंगे, इसके अंदर जो है आपका ट्रस्ट एंड रपोर्ट बिल्ड होता है ऑटोमेटिकली कि यार इस बंदे ने मुझे 3 हॉस्टेज दिए ना, मैंने ये डॉक्टर डिमांड किया, इसने डॉक्टर भेज दिया। ठीक है, वो भी सप्लाई बुलाए के साथ और इस तरीके से, और डॉक्टर ने मेरा जो बंदा जो इंजर्ड था, जो भी टेररिस्ट के था क्या था, वो उसको ठीक होके उनको 3 बंदे भी आपने दे दिए। अब क्या होता है कि यार भरोसा होता है कि मैंने ये किया, इसने भी डिलीवर किया, उसने किया, उसने भी डिलीवर किया, और ये बड़ा अहम है। उसके अंदर जो है आपको ये याद करना है कि आपका जो भी उसमें है हिम और हर, यू हैव टू मेक देम वर्क फॉर एवरीथिंग दे गेट। ठीक है, अगर वो चीज़ चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, मेडिकल सप्लाईज चाह रहे हैं, फोन कॉल चाह रहे हैं, उसके अंदर आपको कुछ लेना है, आपको कुछ कहना है कि देखें आप मेरे लिए भी तो कुछ करें। और उस तरीके से जो आप हल्का कुछ कुछ करके कुछ हॉस्टेज बचा के कुछ और हॉस्टेज बचा के, इस तरीके से फिर जो है वो आप सिचुएशन को ज्यादा जो है नीचे की तरफ लेके आते हैं। सॉरी। अच्छा, इसका लास्ट, हायर प्रोफाइल कंटेनमेंट टू शो पुलिस विलिंगनेस यूज फोर्स इफ नेसेसरी। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना कि इनिशियल पोजीशन इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में क्या होती है, वो आते हैं वो समझते हैं कि हम हैं। अब जब आप पुलिस कंटेनमेंट ऐसे ले आते हैं कि भाई गाड़ियों से गाड़ियां, पुलिस पुलिस, तो उनको नजर आता है कि भाई इनके पास तो पूरी फोर्स है, 800 लोग वहां पे खड़े हुए, हम तो 8 बंदे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर वैसे ही वो होता है कि हम किस तरह से अब इसको करें, तो वीकनेस नजर आ जाती है। तो जब आपको हायर प्रोफाइल कंटेनमेंट करना पड़े तो पुलिस और यूनिट्स मंगाएं, यूनिट्स मंगाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि इतने लोग हैं, हम क्या आप करें, हम तो सरेंडर ही कर लेते हैं। ये ओनली इंस्ट्रूमेंटल केस सिनारियो में है, ये एक्सप्रेसिव में नहीं है। एक्सप्रेसिव में मैंने जैसे आप लोगों को बताया, ज्यादा लोग एंगेज होंगे तो इमोशनल ओवर रिएक्शन होगा और फिर पैनिक स्टेज आ जाएगा और फिर कुछ और सिचुएशन हो सकता है। सुसाइड को तय किया कोई जंप कर ले, लेकिन उसके साथ कोई अगर सुसाइड बॉम्बिंग का भी है
और वो उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो वो ना उड़ा दे अपने आप को और सब दूसरों को भी। तो इसके अंदर भी वी हैव टू लुक एट दिस एलिमेंट। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में मैं ऑल्सो ये कहूँगा कि यू इंकरेज एंड फैसिलिटेट पीसफुल सरेंडर। अगेन आपका यही हर दफ़ा है कि यार देखें अब ये सब कुछ हो गया, ये वो, देखें आप सरेंडर कर लें, बेहतर ये है ये वो अभी देखें आपको इतना वो टाइम भी नहीं मिलेगा, जो सिचुएशन हो गया देखें अभी कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ किसी का। तो आपका ये वो है, आपको रियलाइज करना है कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में जनरली स्पीकिंग सब्जेक्ट के डिजायर है कि मैं जिंदा रहूं, ठीक है, उनका कोई वो नहीं है कि भाई अपनी जान में देने के लिए तैयार हूं। अलबत्ता देयर मे बी अ सर्टेन सिचुएशन विद दैट मे बी द केस, जैसे हमारे यहाँ जो होता है कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और पर्टिकुलरली रिलीजियसली पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो होते हैं, तो उसके अंदर जो है तो वैसे ही वो सुसाइड के एक वो होते हैं। So unless suicidal, the subject will eventually accept peaceful alternatives. ये याद रखें, इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर अगर सुसाइड का कोई रिस्क नहीं है, लाजमी है कि ये एक्सेप्ट करेंगे आपको पीसफुल अल्टरनेटिव। अगेन इस बात को सुने, इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन आपने आइडेंटिफाई कर ली और आपको पता है कि वो इंसान सुसाइडल नहीं है, मतलब वो लास्ट मैन स्टैंडिंग डू और डाई इस किस्म का बंदा ही नहीं है, ठीक है, और ना उसने इस तरीके से बाहर किया, ना सिचुएशन इस तरह कहती है, ना इसका मेडिकल हिस्ट्री साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इस तरह से कुछ बताती है, तो इसका मतलब है आप पक्का समझ लें कि एवेंचुअली ये बंदा जो है पीसफुल अल्टरनेटिव्स को एक्सेप्ट करेगा। ओनली इन इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन एंड द सब्जेक्ट इज नॉट सुसाइडल, दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कि पीसफुल अल्टरनेटिव एवेंचुअली एक्सेप्ट होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस है। अच्छा, एक्सप्रेसिव सिचुएशन में भी बाय टाइम। अब टाइम हम इस वजह से क्यों बाय कर रहे हैं एक्सप्रेसिव सिचुएशन में, बहुत सिंपल सा है। एक्सप्रेसिव सिचुएशन में बाय टाइम इसलिए कर रहे हैं ताकि हाइटेड जो इमोशनल स्टेज जो इस मकाम पे पहुंची हुई है, थोड़ा सा टाइम देंगे तो नीचे आएगी, ठीक है, दैट्स व्हाई वी वांट टू बाय टाइम। प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज फीलिंग्स अबाउट इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें आपका प्रॉब्लम ही क्या है एंड उसकी क्या उसके जो मतलब देखिए किसी का प्रॉब्लम होता है ना कि मेरी बीवी ने मेरे ऊपर चीट किया कि XYZ, कि मुझे ताने मिल रहे थे सारा वक्त मेरी फैमिली से, तो मैं अब मुझे कोई नहीं मिला तो मैंने सबको ये कर दिया। अब उसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें जो है आपको समझना होता है कि क्यों ये बंदा के बंदी जो है बिल्डिंग के एंड किनारे पे जाके खड़े होके जो है जंप लगाने की कोशिश में है, कुछ वजह तो होगी ना। अब जो भी वो वजह है, देखिए वो अनसेंसिबल भी हो सकता है, लेकिन एक वजह तो है जिसके पीछे फीलिंग्स इन्वॉल्व है। सबसे इंपॉर्टेंट पीछे एक्सप्रेसिव में कि फीलिंग्स इन्वॉल्व है, वो क्यों इन्वॉल्व है, वे क्यों इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है, कोई वजह होगी। तो ये चीजें समझना कि आपको टाइम बाय करते हुए ये चीजें समझना भी होता है इस टाइम पीरियड। बी नॉन थ्रेटनिंग एंड जॉन जजमेंट, जैसे मैंने कहा ना, बंदूक लाने के सुसाइड केस सिनारियो में तो मतलब जहालत है, ठीक है, वो बंदा अपने आप को वैसे ही मारना चाह रहा है, आप पिस्टल लेके क्या जाएंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, जैसे हो सकता है ना आपकी गाड़ी आई, जैसे अचानक वाले सिनेरियो आ गया, गाड़ी आई, आपने देखा कोई ब्रिज के एज पे जो है खड़ा हुआ है, जंप लगाने की कोशिश में लगा हुआ है, आपने गाड़ी देखी, आपने कहा हे क्या हो रहा है ये वो, उससे देखा आपके पास बंदूक है, आपने कहा देखो मैं बंदूक रख रहा हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक चीज है कि आप बंदूक दिखा रहे कि मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मारने के लिए नहीं आया, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। ये चीज होती है जब आप बंदूक को रख के एक सुसाइड के बंदे के साथ जब बात करते हैं। बंदूक के साथ बात करना इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेटली इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस अननेसेसरीली कि जब आप आए। सो बी नॉन थ्रेटनिंग इन दिस एक्सप्रेसिव सिचुएशन एंड अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ एंजाइटी टेक्निक्स। देखिए आपको पता है द पर्सन बिफोर यू इज इमोशनल, आप उनको और एंशियस कर रहे हैं, आपको पता है कि इसको जो है इस चीज से चिढ़ रहा है, कि इस जो भी एक औरत है वो एक चीज से चिढ़ती है, वही चीज आप कर रहे हैं, क्या वही चीज आप मैनिपुलेट कर रहे हैं इन अ वे ताकि उसको और गुस्सा दिलाएं। तो वो चीज जो है unfortunately it leads to a lot of complications unnecessarily. And remember, restraint is not weakness. अपनी बंदूक रखना, अपने बंदे को पीछे रखना कि भाई मैं अकेले आ रहा हूँ, देखिए अपने आप को रिस्ट्रेन करना है। आप बंदूक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दूसरे को स्क्वाड को भी बुला सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन रिस्ट्रेंट ये है कि भाई मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहा कि मैं आपके साथ ज़मीन पे आके बैठना चाह रहा हूँ,
भाई आपके साथ हुआ क्या है, क्या मसला है, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, क्या चाहिए। इसमें इस तरीके से जो है आप सिचुएशन को समझने में, उसकी फीलिंग्स और हर फीलिंग्स को समझते हुए फिर टैकल करते हैं। अच्छा, लोअर इमोशंस एंड डिफ्यूज एंगर। कोई गुस्से में तो आप कहते हैं, देखें हमें तो एक तो हदीस भी है जिसके अंदर क्या, कोई गुस्से में होता है तो उससे कहते हैं कि यार थोड़ा सा ठंडा पानी पी, ठीक है। तो आपको पता है कि वहां पे गुस्सा है, सिनारियो, तो क्या कहते हैं कि यार थोड़ा सा पानी पीना, आप भी पियेंगे। तो वो एक बोतल मंगाए ठंडी, आप कहेंगे यार ये ठंडा पानी पीना, और वो बोतल जो है आप नीचे रोल करके दे दें, जिस तरीके से दे दें, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ठंडा पानी जो है वैसे ही कॉम डाउन करता है। क्या आप कहते हैं चले आप खड़े हुए, क्यों खड़े हुए, हम बैठ जाते हैं ना। आप देखिए वहां पे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं भी बैठ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके सामने हूँ। तो उसके अंदर जब बंदा बैठ जाता है ना, एज पे खड़ा हुआ है, फिर वो बैठ जाता है, ये बहुत एक पॉजिटिव है कि इंसान जो है बैठ गया। आप चले उसके साथ और गपशप करें, ठीक है। इसके अंदर ये इस हद तक आप चाहें कि बंदा खड़ा हुआ तो उसको बैठाओ, ठीक है। तो जस्ट थिंक ऑफ इट दैट वे कि मैं सिचुएशन को ज्यादा डिफ्यूज कर रहा हूँ, ज्यादा एक कंट्रोलिंग सिनेरियो में लेके आ रहा हूँ। अटेम्प्ट टू रिटर्न सब्जेक्ट टू मोर रैशनल थिंकिंग, ये सबसे अहम है। इमोशनल थिंकिंग से निकालते हुए आप उसको रैशनैलिटी की तरफ जाएं कि भाई ये क्यों कर रही हैं, ये इसके अंदर आपके बच्चे भी हैं, एक्स वाई जेड हैं, ये वो आपने सोचा नहीं कि उनका भी फ्यूचर है, आपकी बेटियों की शादी भी नहीं हुई, आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड। आपको ये सारा करना है कि भाई इसकी रैशनल थिंकिंग में वापस इस इंसान को लेके आए। बिल्ड ट्रस्ट एंड रपोर अगेन, आप ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज से कर सकते हैं। वो इतना टाइम गुजरता है, वो कहते हैं कि यार आई एम हंग्री, कैन यू गेट मी समथिंग टू ईट, मैन आई कैन गेट यू व्हाट यू वांट। तो आप कहते हैं यार मैं जो है मूड हो रहा है कि यार मेरे रोल चाहिए, आप रोल्स के इंतजाम कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, अभी लाता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि उसको एक ट्रस्ट होता है कि यार इस बंदे ने जो है, ये छोटी सी चीज़ है, क्या है वो, कुछ नहीं है, खाना है, लेकिन वो कहते हैं यार बंदे ने मेरी बात को माना, तो एक रपोर बिल्ड होता है। इंट्रोड्यूस नॉन वायलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टरनेटिव्स, आप पेश करते हैं कि देखें अल्टरनेटिव्स क्या है। आप कहेंगे देखें ठीक है, आपकी बेगम अगर आपके साथ आपकी ये है जाती की है, उसने क्या किया है, तो यार उसको तलाक दे दें, डिवोर्स दे दें, कोर्ट में ले जाए मामला। आप ये क्यों कर रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, क्या होगा, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, इसके अंदर क्या मतलब, बच्चों के साथ क्या होगा। आप उसको जो है कह कि ये देखें अल्टरनेटिव ये है, आप ये भी कर सकते हैं, आप क्यों ये चीज करना चाह रहे हैं, क्यों अपने भी जान ले रहे हैं, क्यों अपनी बेगम की जान ले रहे हैं, बच्चे तो महरूम हो जाएंगे, वो उनके पास कौन होगा। अब इसके अंदर क्या है कि आप ऑल्टरनेटिव सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, ये वो इस तरीके से, मेरी तो इज्जत के ये वो एक्स वाई जेड। अब उसके अंदर आप कहें कि देखें आप जो है, इसमें कोई वो इज्जत की बात नहीं है, देखें सबको अपना हिसाब देना होता है, आप कोर्ट भी केस लेके जा सकते हैं एक्स वाई जेड, और ये भी हो सकता है, फलाने चीज भी हो सकता है। और देखें लोग इस तरह से होते हैं और उनको छोड़ देना चाहिए, वो अपने अल्लाह अल्लाह अपना हिसाब लेगा उनसे। और आप जो है अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं अपने बच्चों की, इस तरह से जो है आपके नॉन वायलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टरनेटिव्स भी एक्सप्रेसिव सिचुएशन में बहुत अहम है। अच्छा, लास्ट स्लाइड इसमें यह है कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन में डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ गुड फेथ मे हेल्प बिल्ड रपोर। देखिए आपके जो गुड फेथ की जो कुछ चीजें होती हैं ना, कि आप फॉर एग्जांपल जो है उसने खाना मंगाया, लेकिन उसके साथ पीने के लिए उसने कुछ नहीं मंगाया, तो आपने ऐसी जो है उसके साथ कुछ दे दिया, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, उसने यार इसने हमारा ख्याल किया, वैसे ही पानी दे दिया। आप देख रहे हैं ना, तो एक इस तरीके से जो है, वही मैंने कहा ना कि आप गुस्से में आपने कहा यार मुझे थोड़ा सा प्यास है, मैं पानी मंगा रहा हूँ, आपके लिए भी मैं मंगा लेता हूँ। अब वो मना मना करेगा कि आप ऐसे ही मंगा लें, ठंडी बोतल आती है, आपका ये देखें मैंने मंगाया, चाहिए नहीं चाहिए वो ठीक है, इसको छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। एवेंचुअली वो लेगा, मैं आपको लिख के बता दूं, वो लेगा, और वो उस तरह से लेगा जब टाइम होगा राइट। लेकिन उसका अवेलेबिलिटी और ये गुड फेथ है कि यार इस बंदे ने मेरी प्यास का भी ख्याल किया, तो ये हेल्प्स बिल्ड है। तो छोटा छोटा चीजें इस तरह से होता है। लो प्रोफाइल कंटेनमेंट टू शो पीसफुल इंटेंशन। लो प्रोफाइल का मतलब क्या है, मैं बंदूक के बगैर हूँ, मैं अपने जो है स्क्वाड के बगैर हूँ, मैं आपके सामने मैं ही आया हूँ, कोई और नहीं आया, देखे मैं आप ही हैं, कोई हमारी बात भी नहीं सुन सकता। तो इसके अंदर आपका क्या है कि कंटेन हो रहा है कि गुफ्तगू क्या है, मसला क्या है, फिर वो ज्यादा खोलेगा आपके सामने, अपने आप को साफ खोलेगा आपके सामने कि क्या है, क्या सिचुएशन में मेरे क्या मसले हैं असली में। तो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। बी सपोर्टिव व्हेन द सब्जेक्ट इज रैशनल। देखें जब आपको पता है इमोशनल से हट के तक वो रैशनल आ जाता है ना, फिर खुद कहता है देखें अगर आप मेरे शूज में होते तो आप क्या इसको देखते हैं। अब उसके अंदर देखें, अब वो रैशनली आपसे पूछा कि देखें आप
आप भी क्या सोचते हैं? अब वो बंदा रैशनैलिटी की तरफ आ रहा है, आपको सपोर्टिव रहना है इस चीज़ का, क्योंकि आपको इमोशनल से निकाल के इसको रैशनल में लेके आना है। जहाँ रैशनल में लेके आएंगे फिर उसको इंस्ट्रूमेंटल पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं मोर अप्रोप्रिएटली ना। इंस्ट्रूमेंटल में अगेन आपके उसकी रैशनैलिटी की तरफ आएगी, उसको पता होगा कि यार इमोशन के साइड, एंड यू एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन मोर एंड बी एबल टू नेगोशिएट एंड लोअर एक्सपेक्टेशंस. So if you're not sure what the subject meant, ask. देखें प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक्स, कोई भी सिनारियो के अंदर, क्राइसिस नेगोशिएशन के अंदर आप असूम मत कीजिएगा किसी चीज. अगर आपको नहीं पता है तो आप सब्जेक्ट से जरूर क्लैरिफाई करें कि यही है, आप यही चाह रहे हैं. अब आपने उसने उसने कुछ चीज मंगाई खाने के लिए और आपने उल्टा कुछ और दे दे, चले खाना चाहें तो. अब उसके अंदर क्या होता है, ये छोटी सी मिसाल है. आपने जो है वो उसने अंदर जो है उसकी पिज्जा की दरखास्त की और उसने कहा कि यार आप जो है ना ये वाला टॉपिक डाल देना. अब आपको अजीब लगेगा ये बात कि ये वो है, लेकिन आपने ये किया. और उसने कहा यार इसने मेरा इतना ख्याल किया कि मैंने ये चीज़ किया और उसने इंश्योर किया, और वो आप उसको याद भी दिलाएं कि भाई ये वो था, आपको पता है मैं कहाँ से लेके आया हूँ कि आपने ये दरखास्त की कि यही चीज़ चाहिए थी आपको, लेकिन मैंने आपका इतना ख्याल किया. अब आप इफ यू नॉट श्योर आस्क, देयर इज नो नीड टू असूम थिंग्स. अब वो जब आप असूम करते हैं और फिर वो गलत चीज हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, फिर एक्सप्रेसिव सिचुएशन वापस सामने आती है और रैशनल की तरफ से हम हट रहे होते हैं. एंड अवॉइड सेइंग नो. सबसे बड़ी चीज ये है कि नहीं कहना, बट लोअर एक्सपेक्टेशंस. देखिए आप नहीं कहने के एक तरीकेकार भी होते हैं ना. देखें आप नहीं कर सकते तो आप कहते हैं यू नो व्हाट, देखिए मैं शायद ये नहीं कर पाऊँ लेकिन मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, कि चले आपकी बात मैं आगे कर देता हूँ लेकिन मैं आपको इतना बताया कि ये शायद मसला होगा. ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है I'll pass that on but I know it's going to be a problem. तो नो को तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार ठीक है हम आगे भेज देंगे कमांडेंट को, कमांडेंट जो है वो फैसला कर सकेगा कि ये मिल सकता है तो हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो यार मैंने तो कोशिश कर लिया आपके लिए. तो इसके अंदर क्या होता है कि आप एक तरीके से वो कहते हैं, एक मिसाल है जो मेरे वालिद साहब मुझे सिखाते थे. वो कहते थे कि एक जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जब कहता है हाँ तो उसका माने है मे बी, और जब मे बी कहता है तो उसका माने है नो, और जब नो कहता है तो वो पॉलिटिशियन नहीं रहा. तो मैं इतना कहता हूँ कि आप लोग जो है इस सिनारियो में, एक्सप्रेसिव सिनारियो में आप पॉलिटिशियन ही बन जाएं, क्योंकि आपको डिप्लोमेटिकली चीज को देखना होता है, आपको डायलॉग करना होता है, आपको उस बंदे को और उस बंदी को बिलीव कराना होता है कि यार उसकी बात की अहमियत है और उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसको फीलिंग पहुंचानी है. फीलिंग आप वो चीज पहुंचा लेंगे तो फिर उसको भी ट्रस्ट होगा, बिल्ड होगा, रिलायंस होगा, एंड इस तरीके से जो है मामला होगा. बी ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल इन डीलिंग विद डिमांड्स. Let the subject make the first offer and avoid saying no outright. Repeat the subject's demands but soften or refrain them. So, for example, sometimes they may ask something बहुत rigidly. अब उससे कहें कि देखें मुझे नहीं पता कि ये मिलेंगे लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये जो है 4 लिबास जो है मैं किसी तरीके से आपको पहुंचा दूं, कि आपको ये है इस तरह, तो चलें आपको नहीं है तो मैं ये पहुंचा देता हूँ. तो इन दिस सेंस कि आप उसको रिफ्रेम कर सकते हैं. जब वो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आप कहते हैं कि ठीक है मैं आपको ये भी करने के लिए तैयार हूँ, हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं. तो जब उसके जवाब में आप कह रहे होते हैं तो वो एग्जैक्टली वो चीज़ जो चाह रही होता है वो फिर नहीं होता, वो कुछ और उससे कम होता है, उसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं तो उसके अंदर होता है. बट आपको ओपन माइंड रखना है एंड फ्लेक्सिबल इन डीलिंग विद डिमांड्स. देखें ये जो होता है ना कि यार ये क्या है, ये इसने ये खाने के लिए मंगा लिया, हम क्या वहां जाके जावेद की नहारी लेके आएंगे इस बंदे के लिए, और जो भी है आपको बहुत अजीब लगेगा. लेकिन देखें अगेन वो मिसाल आप इस तरह से देखें, वो जावेद की नहारी जो चंद रुपए की है, अगर किसी की जान बचा ले और क्योंकि आपका रिपोर्ट बिल्ड हो जाए, आपका ये मतलब सिचुएशन को कंट्रोल हो जाए, तो फिर आप जाके लेके आए और किसी बंदे को भेजें आपकी टीम को वो लेके आए. क्योंकि वो जितना ज्यादा रिस्क है, इट्स नॉट कि आपके एक दो निहारी की प्लेटों से जो है वो ज्यादा वो हो जाएगा. आप समझ रहे हैं, आपको शायद अभी अजीब लगेगा, आप कहेंगे नहीं ये क्या अजीब बंदा है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है ये वो और उसने तो ये किया हुआ. अगेन उसके अंदर जो है यू वांट टू मेक श्योर कि आप कंट्रोल में भी रहें, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बैलेंस ऑल द रिस्क एंड यू हैव टू मेंश्योर दैट दिस इज समथिंग दैट्स ए डूएबल, एंड दूसरा कि उसका टाइम लेते हुए करें, क्योंकि आप कहें कि यार थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये बोलते आप में, और उसके बीच में आप अपना कुछ निकालें. एंड दैट्स द की आइडिया व्हेन डिमांड्स
are being played. जैसे मैंने अभी कहा, attempt to get something in return for anything provided, ये बहुत अहम है कि जो आपकी जो डिमांड है उसके अटेम्प्ट में आप कुछ और भी लें, हासिल करें। अच्छा, attempts to get something in return, you have to, देखिए डिमांड्स के अंदर आपको भी कुछ मिलना है। आपको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर उसके अंदर क्या, व्हाट इज दैट। और दूसरा ये कि भाई वो अगर कुछ एक चीज चाह रहा है, उसके ऊपर आप जो है वो कह रहे कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये फिर जो है आपके हाथ से निकल जाएगा मामला। आपको जो है डोंट आस्क फॉर डिमांड्स, वो खुद डिमांड करेगा। तो डोंट आस्क फॉर द डिमांड्स, डिमांड्स आपको खुद आएंगे। अच्छा, डिमांड्स के अंदर आपको पता है कि कभी बदल हो जाता है उसके नेगोशिएशन के दरमियान, शुरू में क्या मांग रहे थे, बाद में क्या मांग रहे हैं। आपको पता है शुरू में पूरा तो वो हाथी मांग रहे होंगे, आखिर में जो है वो थोड़ा सा कम हो गया होगा मामला। टाइम के लिए जितना टाइम होगा उतना ज्यादा टाइम बेचैनी होगी, वो कहेंगे कि यार इससे चलो इससे यही ले लो। बी प्रिपेयर्ड टू सजेस्ट अल्टरनेटिव्स। लेकिन ये सबसे अहम है, आपकी जो पोजीशन ये है, वो कहेंगे यार हमें गाड़ी चाहिए, हमें इतना चाहिए, हमें XYZ चाहिए, तो आप जो है किस हद तक क्या अरेंज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव्स भी है, वो कहे हमें जहाज चाहिए, इस मुल्क से हम निकलना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे जरा भाई ये तो ऑब्वियसली पता है मैं नहीं कर सकता ये वो, लेकिन इस तरीके से मैं आपको ये कर सकता हूँ, मैं XYZ कर सकता हूँ। देयर आर वेज दैट यू कैन सजेस्ट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स के अंदर जो है जिसके अंदर आपका ज्यादा पावर पोजीशन हो उस सिनेरियो में। मेक द सब्जेक्ट वर्क फॉर एवरीथिंग ही रिसीव। जैसे मैंने कहा, बार्गेनिंग का इंटरेक्शन जो है, आपको सब्जेक्ट जो आपका हॉस्टेज टेकर है जो भी है, उसको आपको उससे काम निकालना है कि भाई आपके लिए भी वो कुछ करें। एंड डू नॉट डिसमिस एनी डिमांड एज ट्रिवियल। आप प्लीज जो है इसको ना समझें कि भाई आपकी आंखों के सामने यार क्या छोटा सा डिमांड इसने पूछा। जजमेंटल नहीं होना है आपने ठीक है इसका छोटे से डिमांड है, चले वो आपके लिए उसके अंदर हो रहा है तो चलो आप उसको कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। डिसमिसिंग डिमांड इज द की थिंग कि भाई हम ये नहीं करेंगे, तो क्या होता है, ठीक है आप नहीं करेंगे, चलो फिर सब उड़ा देते हैं हम। तो इसके अंदर आप समझे कि जो गुफ्तगू है ना आपके अंदर, ये नहीं हो सकता कि हम नहीं करेंगे। इसके अंदर ये होगा कि देखें मैं देखता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, देखें हम देखते हैं आपकी जो है मैं आगे भेज रहा हूँ उसके अंदर किस तरीके से हम कर सकते करते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा। उसके अंदर टाइम भी ले लेते हैं, फिर आपको आता है रिस्पॉन्स होता है, सो फोर्थ। सो डिमांड के साथ इस तरीके से। एंड लास्ट, आप ये अगेन अपने आप को जो है जहन में रखिएगा कि डिमांड्स जो है, ऑल एग्रीमेंट्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द ऑन सीन कमांडर प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन। तो अगेन आप अपनी तरफ से कोई चीज प्रॉमिस नहीं करें। जब भी डिमांड का वो होता है, आप अपनी तरफ से आपने करना ही नहीं है, देखें मैं आपकी बात जो है आगे ले जाऊंगा और देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। वहां फिर आपको जाके जो है फिर आप आगे बात भी कर सकते हैं अपने कमांडेंट के साथ एंड सो फोर्थ, एंड दैट्स वेयर इट विल बी। तो वो चीज जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इट अलाउज यू टू हैव योर कमांडेंट अंडरस्टैंड कि डिमांड्स क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। तो वो इस पे आपका एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता कि ये बंदे ने मुझे किया है। और अगर डिमांड रिजेक्ट होता है तो आप आते हैं यार मैंने बड़ी कोशिश की करवाने की, लेकिन आपको पता है ये वो रियासती सतह पे ये तो नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको कुछ हो, लेकिन उसके बुनियाद मैंने आपको ये निकाल लिया डिमांड में, फिर उसके अंदर वो कहते हैं यार ये बंदा कुछ काम निकाल सकता है हमारे लिए। तो बिल्डिंग और ट्रस्ट और रपोर होता है। अच्छा, we'll stop here for demands and because then the next section is on deadlines. But ये मैं आखिरी इसका section होगा, so what we have covered is pretty extensive. We've covered the types of incidents जो instrumental expressive है, उनके motives क्या हैं, और फिर हमने obviously थोड़ा सा एक question दिया है, इसके assessment आपका एक मैं इसी सवाल पे आपको जो है वो आबिद जो है पोस्ट करेगा, उसके अंदर जो है फिर आप इसका जवाब दे सकते हैं कि भाई इस सिनारियो के अंदर जो आपके सामने है वो एक वर्कशीट है, वो करेंगे। और हमने इंस्ट्रूमेंट की डायनामिक समझी है कि इंस्ट्रूमेंटल एक्सप्रेसिव में क्या होता है, किस किस्म की स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हम अपनाएंगे, और ये इसी सिनारियो में आपकी जो एक्सरसाइज है वो होगा। और जो स्ट्रेटजीज के अंदर जो है इंस्ट्रूमेंटल में क्या सिचुएशन में हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, क्या टेक्निक्स अपनाने चाहिए, और जो एक्सप्रेसिव में वो भी क्या सिचुएशन और टेक्निक्स स्ट्रेटजीज अपनाने चाहिए। ठीक है, और डिमांड का भी मैंने थोड़ा सा टच कर लिया कि डिमांड्स को किस तरीके से हम टैकल करें, और व्हाट वी हैव टू डू, वी कैंट से नो, रिमेंबर नो इज नॉट द राइट वर्ड, एंड हर वक्त जो है आगे भेजें, एंड उनकी डिमांड से ज़्यादा देना जो है वो भी गलत है, उनको इस सिलसिले में मत डालिए, और ताकि वो फिर आपका फिर बाद में मसला ना हो। एंड अगेन मेक देम वर्क फॉर इट।
मेक देम वर्क फॉर इट, कि वो भी आपको कुछ मिले तो फिर जाके कुछ उनके लिए भी आप कर सकें। अच्छा, दैट्स इट फॉर टुडे। कोई सवाल किसी का आज के लेसन और टॉपिक के हवाले से? देखिए, हमने बहुत इस चीज़ के अंदर, मैं समझता हूँ जो बेसिक चीज़ है, क्राइसिस इंसिडेंट को समझना कि क्या है, इंस्ट्रूमेंटल है कि एक्सप्रेसिव है। ये चीज़ देखिए, आप हर सिचुएशन और प्रॉब्लम को ना बिफोर गोइंग कि मैं इसको हल निकाल लूंगा, उसको समझना कि है ही क्या प्रॉब्लम। जब आपने एक प्रॉब्लम को समझिए, भाई इसके कोई डिमांड्स हैं, खास हैं, तो मुझे पता है कि भाई मैं इसको इसके साथ काम कर सकता हूँ। जिसके पास कोई डिमांड ही नहीं है, वो इमोशनल है, तो उससे किस तरह से वो होगा? सो वी हैव टू कम इन फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एंगल. So there are things that you, once you understand the situation, what is before you, you know how better to tackle it. So hopefully, inshallah, um, today's lecture was and training session was fruitful. And I think एक जो exercise है वो आपके साथ share की जाएगी, जो आबिद साहब अपलोड करेंगे, जिसके अंदर जो है हमने इसका पर्टिकुलरली जो स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स के हवाले से एक सिनारियोज हैं, उसको जरा आप गो थ्रू करेंगे और उसका फिर जवाब में आप अच्छा, रोशान अली साहब, आई थिंक आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। जी सर, मेरा एक सवाल था कि अगर वो कोई डिमांड हमारे सामने रखते हैं और हम जवाब ये देते हैं उनको कि ठीक है भाई, हम आपकी जो डिमांड है वो अपने आला अफसरान तक जो है वो पहुंचा देते हैं, वहां से कोई रिप्लाई आए तो हम आपको बता देंगे, तो वो अगर वो ये कहें कि भाई हमारे सामने तो वो बंदा आके बात करे जो हमारी डिमांड पूरी करे, आप तो अथॉरिटी नहीं है, आप तो किससे हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो फिर क्या रिप्लाई देंगे, क्या कहें? आप ऑफ कोर्स देखिए, अगेन सिनारियो में आपको अपने आप को इस तरह बनाना है कि मैं हूं आपका, जो भी हासिल करने के लिए आप चाह रहे हैं ना, मैं ही करवाऊंगा। तो आप जाएंगे, आप फिर इसके रिस्पॉन्ड में करेंगे कि भाई देखिए, मैं जाऊं तो सही, देखिए मैं आपको एडवोकेट करूंगा ना, मैं यहाँ पे क्राइसिस नेगोशिएटर हूँ, मैं जाके आपके लिए एडवोकेट तो करूँ कि भाई आप लोग ये चीज चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं आप देखिए, कोई रियासती सतह पे जो लोग जो कहते कि हमें इतनी फलानी चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, उनको तो पता है कि आप इंसान तो नहीं कर सकते ये। दैट मीन्स इट हैज टू कम टू अ होल मैकेनिज्म कि आपकी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, सो यू हैव टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड इन अ वे कि आप उसको ना भी नहीं कह रहे और आप कह रहे हैं कि मैं ऑफ कोर्स आपकी की बात को तो लेके जाऊंगा, और आप मुझे थोड़ा सा एक चांस तो दें, थोड़ा सा आप ट्रस्ट बिल्ड करें। तो जब आप जाएंगे भी, और जैसे डिमांड अगर कुछ ज्यादा वो है, वो नहीं है, लेकिन आप कहेंगे यार वो चीज से वो चीजों पे काम हो रहा है, लेकिन आपका एक जो इशू था उसको मैंने जरा निकाल लिया है, और उसके ऊपर ये चीज है, मैं अभी आपके लिए कर लेता हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत छोटी चीजें होती है, उसके अंदर कुछ चीज निकाल के जो डिमांड को इमीडिएटली आप सेटिस्फाई करते हैं, ताकि ट्रस्ट हो कि यार इसने एटलीस्ट इतना तो कर लिया, चलो वो चल रही है बात, वो आपस में वो करेंगे अपना। तो टाइम अपने लिए बाय करें। देखिए, की थिंग इज क्या, टाइम, यू हैव टू बाय टाइम। टाइम अलाउज यू एंड योर होल टीम एंड पूरी रियासत को रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए इस सिचुएशन को टैकल करना। आपका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि टाइम बाइंड करना। तो इवन अगर इस तरह हो और कोई ज्यादा वो हो और कहे नहीं नहीं हम उसी से बात करेंगे, हम ये वो करेंगे, उन्होंने कहा चले ठीक है, मैं फिर आऊँ, मैं फिर किसी तरीके से अरेंज करता हूँ, फिर कोई आप क्या साथ आके और बात करे। लेकिन यू डोंट वांट टू गो डायरेक्टली टू दैट। आपको कोशिश करना है बीच में कि भाई मैं ही हूँ, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास ही ये ट्रेनिंग है, और मैं आप ही के साथ इसी तरह हम फेस करते हैं। कोई और बंदा आएगा तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, XYZ। एंड बी दिस थिंग, मैं जाके आपकी बात तो पहुंचाऊं, और शायद इसके अंदर कोई ऐसी बात होगी जो इसके अंदर इंशाल्लाह आपके लिए कुछ कर सकें। एंड देन कम बैक विद समथिंग फॉर हिम और हर। व्हेन यू कम बैक विद इवन अ लिटिल थिंग, तो उनको पता होगा चलो उसने ये तो निकाल लिया, इससे तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि रिपोर्ट बिल्ड होता है। देन फिर वो बात ये बात फिर कभी नहीं करेंगे कि भाई आपसे तो कोई वो नहीं होगा। बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नोज, जो रैशनल बंदा है उसको पता है कि इतने के इनकी डिमांड्स हैं, तो आप एक तो इंसान तो नहीं कर सकता, और ना कोई बड़ा बंदा भी आके, पूरी एक रियासत होगी, एक इंस्टीट्यूशन होगा जो आके वो डिमांड सेटिस्फाई करेगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Anybody else has a question? Okay, I think we have some members who joined, I think बीच में। एंड देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग भी है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू द रिकॉर्डिंग फॉर दैट। पर्टिकुलरली जब आप असेसमेंट करेंगे तो असेसमेंट के लिए बड़ा अहम होगा। ये स्लाइड्स हम इंग्लिश एंड उर्दू में दोनों शेयर करेंगे आपके पोर्टल पे, अदल जहाँ पे आबिद ने आपको बताया भी है, वहाँ पे जाके आप स्लाइड्स के रेफरेंस भी दे सकते हैं, एंड यू कैन सी
कि ये अगर कुछ चीज़ आपको जो है स्लाइड से याद करनी थी तो वो आपको वहाँ पे भी मिल सकता है। ठीक है इंशाल्लाह। तो I think if there are no questions, Abid Saab, would you chair? I think there's an assessment here for the first assessment. In वो जरा शेयर कर लें उनके जो मॉड्यूल्स पे, and we can have them do that over the break. एक दो दिन का ब्रेक होगा इधर, and then we can come back and then continue the course from there. या ऑफ कोर्स मैं एक जो असाइनमेंट्स है ना वो शेयर कर दूंगा जो ऑल्फिल के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगी, और जो नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला उसी दिन उसको मैं सबसे पहले उसको हम लोग बयान कर देंगे। वो एक्चुअली मैं ही उनको बयान कर देता हूँ आमतौर पे। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर एक असाइनमेंट है जो मैं एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन वो मैं लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा उनको। नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, great. Okay, so then inshallah hopefully देखते हैं अगर साकिब सुल्तान साहब शायद अभी maybe he will join us with the next session and carry on the training as well. If possible, I may also come because I really enjoy doing this, particularly with the police force यहाँ right here in Sindh जहाँ पे मैं खुद मौजूद हूँ। तो it's really an honor कि आप लोगों ने मुझे ये टाइम दिया and hopefully इसमें कुछ learning हुई। मैं एक्चुअली चाहूँगा कि अगर कुछ लोग जो है कमेंट करना चाहें आज की ट्रेनिंग के हवाले से, कुछ उनको चीज़ें समझ में आई, क्या समझ में आया, कोई वो है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कोई कोई भी हो। अगर अपने हवाले से फ़हीम साहब अगर आप कुछ बात करना चाहें तो बता सकते हैं आज की ट्रेनिंग में आपको क्या मतलब कुछ समझ में आया जो हमारे क्राइसिस इंसिडेंट्स को समझने के तहत। आपका माइक अभी भी म्यूट है, अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ वो अभी जी आप बात करें। जी सॉरी म्यूट था वो। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी आपने मुझे चांस दिया है कि कुछ शेयर करूं आपके साथ आज के जो लेक्चर के सिलसिले में। आपने ज़बरदस्त तरीके से हमें समझाया है, और सबसे अच्छी जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि मेरी सर्विस जो है ना वो 6 साल की है। तो उसमें मेरे लिए सबसे जो अहम पॉइंट था वो जो क्राइसिस में जो नेगोशिएशन के लिए स्टेट्स थे दो, एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें डिसाइड करना होता है पुलिस अफसर को, तो वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था। Absolutely, very thank you very much Fahim for the comment। क्योंकि हमें जब इंसिडेंट समझ में आते तो उसको फिर किस तरह से काबू करना है, ये भाई इस किस्म के डिमांड है एंड इस किस्म की चीज़ें हैं तो मैं उसको इस तरह से, ये डिमांड्स ही नहीं है, यहाँ पे इमोशनल ज़्यादा है तो मुझे साइकोलॉजिकल बातें करनी होगी उनको जो है अपने उसके जो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि थोड़ा सा जब इंफॉर्मेशन कोई आपकी टीम जो निकालते हैं कि भाई ये बड़ी रिलीजियस फैमिली है, आप फिर रिलीजियस वैल्यू के साथ शेयर करते हैं, देखिए ये दीन के हिसाब से सही नहीं है, आपको ये देखना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए XYZ, आप उनकी इमोशनल उसको जो है उस तरफ रैशनैलिटी की तरफ लेके आए तो डिफरेंट तरीकेकार फिर इस्तेमाल होते हैं। पहले इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना ही बहुत ही अहम है। थैंक यू सो मच फहीम फॉर दैट। अगर कोई और शेयर करना चाहे आज के क्लास के हवाले से, अगर कोई चीज़ लर्निंग्स दैट दे हैड एंड एनीथिंग दे वुड लाइक टू शेयर, प्लीज वी हैव ASI सज्जाद अली साहब, प्लीज सर। थैंक यू मोहम्मद साहब। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ऑफिशियली आई एम ऑन लीव डिस्पाइट दैट आई प्रेफर्ड अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। और आज के सेशन में काफ़ी लर्निंग हुई। मोस्ट ऑफ ऑल ये है कि पुलिस ऑफिसर्स आर द फर्स्ट लाइन पर्सनल टू डील विद सच क्राइसिस नेगोशिएशन। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग इट विल हेल्प अस इन आवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सज्जाद अली समरो साहब एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इवन इन योर ब्रेक। देखिए ये ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको तो बताऊं कि मीडिएशन का मैं खुद सर्टिफाइड मीडिएटर हूं और हमें बताया जाता है, और मैं आपको भी वैसे बता दूं कि जो घर के अंदर भी आपकी कभी कभी क्राइसिस होती है ना, उसको भी किस तरह जो मैनेज करना ना, वो ये इस किस्म की टेक्निक्स एंड तरीक़ेकार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको भी फिर देखिए आपको सिचुएशन को लॉजिकली देखना है, आपको इमोशनल नहीं होना। यू हैव टू लुक एट द सिचुएशन कि भाई इसके पीछे क्या है, क्या सोच है, रैशनल सोच है, इमोशनल सोच है, इसको मैं किस तरीके से टैकल करूं, एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इवन विद इन योर होम। जी फहीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। आपको भी याद होगा, आपने खूबसूरत सेंटेंस कहा था कि नेगोशिएशन इज एन आर्ट,
तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि घर में जो फैमिली क्राइसिस होते हैं तो ये भी एक आर्ट है, कोई फिलॉसफी नहीं है, आर्ट है कि उस तरीके को किस तरह खूबसूरत तरीके से बंदा उसको हैंडल कर सकता है। रोशान अली साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। सर पहले तो माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी कि आपका ये जो सेशन रहा ये बड़ा ज़बरदस्त रहा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले तो हमें पता चला कि इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव ये दो किस्म के जो होते हैं वो क्राइसिस में हम जो है वो बांट सकते हैं और किसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपने बहुत से सिनेरियो भी बताया कि किस सिनेरियो में कैसे जो है वो हैंडल किया जाता है। मुझे अभी याद पड़ता है कि मेरे साथ एक हुआ था मसला, एक्सप्रेसिव एक मामला था, तो मैं अपनी जिंदगी में वो हैंडल कर चुका हूँ। मेरा एक दोस्त था, तो उसके मामू ने मुझे फोन किया कि मसला हो गया है हमारा उसके साथ, वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया है और हमें खतरा है कि वो कुछ अपने आप को कर ना दे। तो मैं वहाँ पहुंचा और चला गया उसके पास। तो मसला ये था कि वो जहाँ शादी करना चाह रहा था, उसके पेरेंट जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि वहाँ पे वो शादी करे। तो वो जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो बिल्कुल वो अभी भी बताता है, जब दोस्तों में बैठते हैं वो बोलता है मुझे कोट करके कि यही बंदा था जिसने मुझे बचाया था, वरना मैं जो है ना वो सुसाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि भाई क्या मसला है, क्या हुआ है, आप बिल्डिंग के ऊपर आए हो, हुआ क्या है? तो उसने जब मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स जो हैं या वालिदैन जो हैं या मेरे जो रिलेटिव हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैंने पहली जो बात थी उसके साथ ये की, यार कोई मसला नहीं, वो सपोर्ट नहीं करते तो हम दोस्त तो हैं ना तुम्हारे, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। सारे दोस्त मिलके अपनी फैमिलीज लेके अपने बड़े लेके उनके घर जाएंगे और जाके तुम्हारे लिए रिश्ता मांगेंगे, या तुम्हारे जो वालिदैन हैं उनके पास जाएंगे हम सारे दोस्त। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ये हमारे दीन में, इस्लाम में ये सब जो है वो जायज नहीं है। अगर तुम कल कर लेते हो, ये आज कर लेते हो तो क्या होगा? जिस लड़की के लिए तुम कर रहे हो ये आज, क्या वो तुम्हें मिल जाएगी? वो भी चली जाएगी, कल किसी दूसरे की हो जाएगी। तो ये बातें थी। अभी आज मुझे पता चला कि ये एक्सपेंसिव था और एक्सप्रेसिव था, सॉरी, और किस तरह ये हैंडल किया जाता है। बहुत बहरहाल आप जितनी मैं तारीफ करूं वो कम है सर। थैंक यू। नहीं, थैंक यू वेरी मच रोशान अली फॉर शेयरिंग सच अ पर्सनल स्टोरी। यही चीज़ें हैं और आपके बिल्कुल ज़बरदस्त एक आपने शेयर किया है कि आई एम प्रीटी श्योर उससे भी हमारी काफ़ी लर्निंग होती है कि किस तरीके से हम दोस्तों के दरमियान, एंड कभी कुछ लोग होते हैं वो अपनी सपोर्ट बस चाह रहे हैं कि उनको इस तरह लगता है कि कोई है नहीं हमारा, कोई उसके ऊपर का रिलाई नहीं कर रहा। आपने कहा यार हम दोस्त हैं, चले फैमिली अगर नहीं है तो मैं तो हूँ और हम हैं, हम जो भी कुर्बान। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि किसी को एक वो आसरा देना कि आप इस तरह से ज़िंदगी से अपने आप को महरूम कर रहे हैं इस बेसिस पे कि आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ने आपको महरूम कर दिया, लेकिन फिर आप उनको जो है वो रियलाइज़ करवाते कि नहीं यार मेरे दोस्त तो हैं बेचारे, यहाँ हैं मेरे साथ हैं, कितना किया है। फिर आप याद दिलाते, याद नहीं है वो वाक़या जो हम यहाँ गए थे, याद नहीं है हमने ये किया, मैं कितनी टाइम पीरियड तुम्हारे साथ हूँ, और इस तरीके से। और इसमें जो है बिल्ड रैपोर होता है एंड डेफिनेटली फिर उसको वो याद आती हैं चीज़ें, सही कह रहा है, और फिर देन calm डाउन एंड रैशनैलिटी की तरफ। वेरी गुड एग्जांपल, थैंक यू सो मच रोशान अली फॉर शेयरिंग दैट। अर्शद साहब, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? जी सर, टेक्निक्स के बारे में सर आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया है, इसकी टेक्निक्स क्या है। जैसे कि आपने कहा कि सुसाइड अगर कोई शख्स, औरत है या मर्द कोई करता है, तो ज़्यादा अगर फोर्स मंगवाई जाए तो उसके ऊपर उसका बड़ा सा गलत असर पड़ेगा, और हो सकता है कि वो अपने डर की वजह से वो खुदकशी करने में बहुत ज़्यादा जल्दी भी कर दे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना, तो ये अच्छी ये बात है जो आपने बताई है। और जैसे इंस्ट्रूमेंटल सिनारियो में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को जब देखा जाएगा, कोई अगर हॉस्टेजेस बनाए हुए हैं तो उनको जब वो ज़्यादा टाइम लिया जाएगा और ज़्यादा फोर्स देखेंगे तो उनके दिल में डर पैदा होगा कि हम यहाँ से निकलने में नाकाम तो हो जाएंगे। अब पूरी रियासत खड़ी हुई है, नेगोशिएशन शुरू जब हम करेंगे तो उसमें जब हम रियासत का हवाला देंगे, रियासत से टकराव का हवाला देंगे और उनके बारे में बताएंगे कि आप कम पावर में हो, तो आपके लिए तो मसला खड़ा हो सकता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पे हम अपना डोमेन हासिल कर लेंगे। तो ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आपकी दुआएं सर। थैंक यू अर्शद इलाही साहब।
हाँ, हम अभी रैप अप के लिए ही क्या चाह रहे हैं सजाद अली साहब, मैं ऑलरेडी जो है वो 2 घंटे हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको ज़्यादा वो मैं नहीं रखूंगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, शेयरिंग की, एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन भी हम जल्द से जल्द, अगर कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड अगर साकिब सुल्तान अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद ले लूँगा। असल में थर्सडे मैं बस ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी ओपन हूँ उसका। तो फ्राइडे को अगर है तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। फ्राइडे के सेम टाइम पीरियड भी कर सकते हैं जुमे नमाज के बाद। एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग जो है वो उसमें ज्वाइनिंग करना है, एंड देन होपफुली वी कैन हैव साकिब सुल्तान ईदर जॉइन अस ऑन द वीकेंड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि विल मीट सून अगेन। थैंक यू। थैंक यू सो मच मुआज साहब, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, ऑफिसर्स बल्कि पार्टिसिपेंट्स तो नहीं कहना चाहिए। थैंक यू सो मच फ़हीम साहब, थैंक यू सो मच सज्जाद साहब, एवरीवन। और हम लोग जुम्मे को जब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो हम लोग एक छोटी सी असाइनमेंट होगी, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, उससे स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वो इसी पार्ट का आपका जो है इसी सेक्शन का एक पार्ट है। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम जुम्मे को सेशन करते हैं, जिसके हम अनाउंसमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देंगे, तो उसका स्टार्ट फिर हम उसी असाइनमेंट से करेंगे। थैंक यू सो मच मुआज साहब, थैंक यू। ओके, अपना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।